हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल एजुकेशन पीसीएस में। यूपी पीसीएस प्री 2025 और आरओ आरओ की जो मुख्य परीक्षा है यानी मेंस एग्जामिनेशन जो है, इसमें जो जीएस का पेपर होता है, तो यहाँ पे आरओ मेंस जीएस पेपर और यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए हम लोग यहाँ पे 10 इयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये विगत वर्षों में जो हुए हैं 10 साल के, 2014 से लेके 2024 तक, ये दूसरा वीडियो है इसी सीरीज का। ये दूसरा वीडियो 2024 का पेपर अभी 2-4 दिन पहले आपको अपलोड करके दिया था। आज का वीडियो रहेगा ये 2023 का। ठीक है, ये जो पेपर है ये 2023 का पेपर है। ठीक है, यूपी पीसीएस प्री 2023 का पहला वीडियो जो था ये हम लोगों ने 2024 का पेपर किया था। इन वीडियोस को देखिए, ठीक है, बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो चुका है। आज 23 का करना है। ठीक है, 23 का शुरू करें फिर। चलिए, और चूंकि बाइलिंगल है तो आसान है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी यहाँ पे ठीक रहेगा, उनको दिक्कत नहीं होगी समझने में। पहला क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान, पॉलिटी के क्वेश्चन है शुरुआत में, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का ये प्रोविजन और ये संविधान के जो भाग हैं, पार्ट हैं, इनसे मैच कराना है। तो ये तो आसान से क्वेश्चन होते हैं, इनको तो जल्दी जल्दी से कर लीजिए। यूनियन टेरिटरी, ये कौन सा पार्ट है यूनियन टेरिटरी का? चलिए जल्दी से बताइए। पार्ट नंबर 5 कौन सा है? ये यूनियन है, इसमें यूनियन होता है। पार्ट नंबर 6 स्टेट हो जाएगा। ठीक है, पार्ट नंबर 7 ये है नहीं। और पार्ट नंबर 8 जो आपसे पूछा है, पार्ट नंबर 8 यहाँ पे यूटीज है। तो पहला ऑप्शन तो सही मैच है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र जो है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, ये भाग 10 में है, ये भी सही मैच है। राजभाषा का जो पार्ट है ये भी करेक्ट मैच है, ये पार्ट नंबर 17 है। ठीक है, पार्ट नंबर 17। तीसरा ऑप्शन देखिए, यहाँ पे ट्रिब्यूनल लिखा है, ट्रिब्यूनल यानी अधिकरण। अधिकरण को आपको पता है, ये तो बाद में जोड़े गए थे ना, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़े गए थे 1976 से। इनका अलग से पार्ट इंसर्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो पार्ट है, पार्ट भी आसान है, पार्ट है 14A। ठीक है, पार्ट है 14A, और यहाँ पे क्या लिखा है? पार्ट नंबर 11 लिखा है। ये तो गलत हो गया, गलत बताना था, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखा कीजिए, ट्रिब्यूनल के केस में, ट्रिब्यूनल के केस में पार्ट नंबर तो सीख लिया 14A, इसमें दो ही आर्टिकल है बस, 323A और 323B। इस इस पूरे पार्ट में, ये जो पार्ट है 14A, इसमें सिर्फ दो ही आर्टिकल है, 323A और 323B। इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 323A में कौन से ट्रिब्यूनल्स हैं और 323B में कौन से ट्रिब्यूनल्स आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। प्रशासनिक मैटर से जो संबंधित है, ये 323A के अंतर्गत इनको बनाया जाता है। जैसे मैं कैट की बात करूं, ठीक है, ये जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, ठीक है, कैट है, तो कैट इसी आर्टिकल के तहत स्टेब्लिश किया गया है। और वही अगर 323B की बात करें, तो इसमें ऐसे ट्रिब्यूनल की स्थापना की जाती है इस आर्टिकल के तहत जो प्रशासनिक मामलों से संबंध नहीं रखते हैं। ठीक है, तो फिर किन मैटर से ये संबंध रखते हैं? ये संबंध टैक्सेशन वाला हो सकता है। ठीक, ये टैक्सेशन टैक्सेशन से संबंधित हो सकता है। ये लैंड रिफॉर्म से संबंधित हो सकता है। ये इन्वायरमेंट से संबंधित हो सकता है। जैसे आप एनजीटी पढ़ते हो, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसको पढ़ते हो ना, तो ये किस आर्टिकल के तहत बनाया गया है? ये 323 बी के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे सी ऑप्शन निकल आया। दूसरा ऑप्शन देखिए, सॉरी, दूसरा क्वेश्चन देखिए। सूची, यहाँ पे भी आर्टिकल ही है, कठिन नहीं है पेपर, ये क्वेश्चन कठिन नहीं है। आर्टिकल 280 में हम लोग फाइनेंस कमीशन पढ़ते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, संवैधानिक संस्था है। अभी यारो यारो में पूछा था, तो वहाँ पे ऑप्शन में ये ऑप्शन ही गलत थे, है ना। वहाँ पे लेबर कमीशन था, फाइनेंस कमीशन था, और उत्तर कुंजी में कमीशन ने वित्त आयोग आंसर दिया था, और वित्त आयोग को क्या बताया था? लीगल, सॉरी, स्टैट्यूटरी बॉडी बताया था, है ना। स्टैट्यूटरी की हिंदी होती है सांविधिक संस्था। तो ये सांविधिक संस्था नहीं है यार, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, साफ साफ दिखता है 280 में लिखा हुआ। ठीक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये 338। ये तो देखो, अभी आपने 2024 वाला जो पेपर सॉल्व किया हम लोगों ने, वीडियो नंबर 1, उसमें देखा होगा, दिख रहा है ना, रिपीटिशन दिख रहा है ना। तो ऐसे ही मिल जाता है। लोकसभा आयोग ये 315 में मिलता है। यहीं पे यूपीएससी भी है, और यहीं पे स्टेट के पीएससी भी होते हैं। ठीक है, निर्वाचन आयोग ये आर्टिकल 324 में मिल जाता है। कर लेंगे, हो जाएगा ना। अभी मिलाते रहना, आसान से क्वेश्चन है। हाँ,
जल्दी से रिवाइज कीजिए। 338, 338 से 338 भी, ये मैंने 2024 वाले में भी रिवीजन कराया था आप लोगों का। और 340, 338 में नेशनल कमीशन फॉर, क्या है, नेशनल कमीशन फॉर SC है। 338 ए में नेशनल कमीशन फॉर ST है। 338 बी में नेशनल कमीशन फॉर OBC है। और 340 में भी OBC से संबंधित प्रावधान है, कमीशन से। हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे पूछा है, काल काल अनुक्रम में व्यवस्थित करना है सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। अब चारों ऑप्शन को देख लीजिए। ये भी आसान क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन नहीं है। संविधान सभा की प्रथम बैठक हम लोगों को पता है। प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर, पढ़ते हो ना? 9 दिसंबर 1946। यही। प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? ये 19 अगस्त की बात है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सारी चीजें। 19 अगस्त 1947 का। भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया, एडॉप्टेड एंड एनेक्टेड, ये कब हुआ था? पॉलिटी की किताब है ना, NCERT तो होगी ही। पहले ही पेज पे प्रियम्बल लिखा हुआ है, तारीख भी साथ में लिखी हुई है, 26 नवंबर 1949। और भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि, यानी डेट ऑफ कमेंसमेंट, ये हम लोग 26 जनवरी पढ़ते हैं। 26 जनवरी 1950। यही है। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले संविधान सभा की बैठक होगी, तो चौथा आ जाएगा पहले। उसके बाद 1947 आ जाएगा, प्रारूप समिति। उसके बाद फिर 49 आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन। फिर 1950 आ जाएगा। ठीक है। यानी 4123, यही है। 4123, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। चलिए आगे देखिए। चौथा क्वेश्चन है, ये लगातार पॉलिटी के क्वेश्चन है। ये पेपर 2024 से आसान है, ठीक है। 2024 का अभी तक का सबसे टफ पेपर था PCS का। PCS प्री का अभी तक का सबसे टफ पेपर है, आप लोगों ने देखा होगा। 2023 का आपको ये थोड़ा इजी पड़ेगा, बहुत इजी पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस स्टेटमेंट बेस्ड नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको वन लाइनर फॉर्मेट में भी मिल जाएंगे, तो आसान पड़ेगा। चलिए, कथन में लिखा है, किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है, और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करता है। आर्टिकल नंबर आप पढ़िए 3, ठीक है। आर्टिकल नंबर 3 पढ़ेंगे तो उसमें संसद को पावर है, ठीक है, संसद को पावर दी गई है नए राज्यों के निर्माण की। नए नए राज्यों का निर्माण कर सकती है संसद। राज्यों का क्षेत्र बदलना है तो ये काम संसद कर सकती है। सीमाओं में परिवर्तन करना है, ये भी काम संसद कर सकती है। अगर नाम में परिवर्तन करना है किसी स्टेट के, तो ये भी काम संसद का है। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछे गए। ये सारे काम संसद संसद के, ये सारे फंक्शंस हैं। आर्टिकल 3 के तहत पावर दी गई है संसद को। ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन आपसे कि किसी राज्य की सीमा अगर बदलनी है, तो ठीक है, सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है। राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रस्तुत किया जाता है ये वाला बिल। ये वाला जो बिल है, ये राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रस्तुत किया जाता है। और ये जो दूसरी बात लिखी है कि राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। प्रस्ताव मतलब समझ रहे हैं, जो यहाँ पे लिखा है ना, राष्ट्रपति, सॉरी एक मिनट, राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार कर खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो ये राज्य विधानमंडल का जो भी विचार रहता है वो राष्ट्रपति के साथ शेयर करते हैं। लेकिन राज्य विधानमंडल जो भी विचार या फिर जो भी रिकमेंडेशन, जो भी चर्चा हुई है, राष्ट्रपति को बताते हैं। तो राष्ट्रपति इन विचारों को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, बाध्यकारी नहीं है। बिल पेश हो जाएगा, प्रस्तुत हो जाएगा संसद के सदन में। इनके विचार को मान भी सकता है राष्ट्रपति। किनके विचार को? ये जो राज्य विधानमंडल है, वो विचार को नहीं भी मान सकता है। ये सारी की सारी राष्ट्रपति की पावर है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है अनिवार्य नहीं है, तो कारण सही है और कथन भी सही लिखा है। लेकिन देखो यहाँ पे कारण कथन को एक्सप्लेन थोड़ी ना कर रहा है, ये तो अपने आप में दो बातें हैं, है ना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कर लेंगे। चलिए देखिए पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है, किस संदर्भ में बताइए। ये अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कीजिएगा इसको। सबसे पहले तो आर्टिकल से बता दीजिए, प्रेसिडेंट का इलेक्शन किसमें होता है। 52 हम लोग पढ़ते हैं, 52 में राष्ट्रपति होते हैं, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में एग्जीक्यूटिव पावर पढ़ते हैं, और 54 में प्रेसिडेंट का इलेक्शन पढ़ते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे कि जैसे आज कौन सी तारीख है, 10 अगस्त है ना, नहीं 11 अगस्त है। ये आज 11 अगस्त है, और 1 अगस्त से मान लीजिए प्रेसिडेंट ने अपना पद
ग्रहण कर लिया। 1 से लेके 10 तारीख तक, 11 तारीख तक इन्होंने काम किया। ठीक है, 11 अगस्त तक इन्होंने काम किया। 11 तारीख को घोषणा हुई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो इलेक्शन हुआ था वाइस प्रेसिडेंट का, ये नल एंड वॉइड है। ठीक है, नल एंड वॉइड है। इतना क्लियर है, डिक्लेयर कर दिया। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो वाइस प्रेसिडेंट ने 1 तारीख से लेके 11 तारीख तक जो काम किया, ये वैलिड रहेगा कि नहीं रहेगा। अच्छा है ना क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान देना है कि चूंकि घोषणा हुई है 11 तारीख को, 11 तारीख को घोषणा हुई है, ऐसी घोषणा हुई है कि ये जो इलेक्शन है ये शून्य घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो 1 से लेके 10 तक का काम जो है ये भी वैलिड होगा। ठीक है। और जिस दिन घोषणा हुई है यानी 11 तारीख को, तो 11 तारीख को भी वाइस प्रेसिडेंट ने काम किया अपने ऑफिस में, तो 11 तारीख का भी काम वैलिड होगा। ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। पहला स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व यानी ये 11 से पहले, 10 से लेके 1 तक या फिर 1 से लेके 10 तक उसके द्वारा किए गए, ये मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको, उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं। सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट है, एक सेकंड इरेज कर लूं। दूसरा स्टेटमेंट है, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन, अभी 11 तारीख की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, जिस दिन घोषणा हुई थी उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते हैं। तो आपने देख लिया ना कि जब तक वो काम कर रहा है घोषणा से फर्क नहीं पड़ता है, उसके काम वैलिड होंगे। यहाँ पे दोनों ही बातें सही है। ठीक है, यहाँ पे मान्य नहीं होंगे ना तो ये गलत हो गया। कार्यविधि मान्य नहीं होंगे, ये गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे केवल एक सही हो जाएगा। समझ आया। आपने सीखा क्या है कि घोषणा से, ऐसी घोषणा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारे काम वैलिड माने जाएंगे वाइस प्रेसिडेंट के। चलिए छठवां क्वेश्चन देखिए। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर, आसान सा क्वेश्चन है, मीरा कुमार, है ना। ये 2009 का टाइम था। सातवां क्वेश्चन भी बहुत आसान है। यहाँ पे संविधान की अनुसूची है और विषय है। सूचियां कितनी है टोटल बताइए। सूचियां टोटल 12 है। मूल संविधान में कितनी सूचियां थी, 8 थी। बाद में कितनी जोड़ी गई, 4 जोड़ी गई। वर्तमान में कितनी सूचियां हो गई, 12। और ये जो 4 जोड़ी गई थी, ये कौन सी है, नवीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। नवीं अनुसूची क्या है, लैंड रिफॉर्म है। 10वीं अनुसूची क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ है। 11वीं अनुसूची पंचायत है ना। और 12वीं अनुसूची ये म्यूनिसिपैलिटी है, म्यूनिसिपैलिटीज। यही था ना। अब सबके अगर संविधान संशोधन आपको याद है तब और अच्छी बात है। तीसरी अनुसूची में ये बोल रहे हैं, शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए, फॉर्म ऑफ ओथ और अफर्मेशन। यहाँ से मैं एक क्वेश्चन आपका और तैयार करा दे रहा हूँ। अगर प्रेसिडेंट के बारे में पूछा जाए कि प्रेसिडेंट का जो ओथ का प्रारूप है वो तीसरी अनुसूची में वर्णित है, तो आपको बोल देना है नहीं वर्णित है। ठीक है। प्रेसिडेंट का एक अलग से आर्टिकल है सिर्फ ओथ का, कैसी ओथ होगी, फॉर्मेट कैसा होगा, ये सेपरेट आर्टिकल है। अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में प्रेसिडेंट का शपथ का प्रारूप नहीं दिया गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। कर लेंगे। तो पहला जो ए ऑप्शन है वो मैच है कि अनमैच है, बताइए जल्दी से। सही है ना। तीसरी अनुसूची में तो ओथ ही है ना। 8वीं अनुसूची में क्या है, ये भाषाएं हैं, ये भी सही है। 9वीं अनुसूची में क्या है, नमी तो अभी देखी ना आपने, यहाँ पे मैंने बताया लैंड रिफॉर्म्स है। और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। ये तो गलत हो गया, तीसरी बात यहाँ पे गलत हो गई। गलत पूछा था। 10वीं अनुसूची आपने देखा एंटी डिफेक्शन लॉ, वही लिखा है। तो डी तो सही है। ठीक है। राज्यसभा का में जो स्थानों का आवंटन है ये शेड्यूल नंबर 4 में है। ठीक है, शेड्यूल नंबर 4 में है। 8वां क्वेश्चन कीजिए। भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी। आसान सा क्वेश्चन है, 15 वर्ष के लिए लागू किया गया था शुरुआत में। ठीक है। 9वां क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रपति संसद का भाग है, आपको पता है। संसद किस आर्टिकल में है, 79 में है। 79 में लिखा है कि संसद जो है वो 2 हाउस से बनेगी और राष्ट्रपति से बनेगी, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। ठीक है, ये है पूरी संसद। फिर इसके बाद 80 आर्टिकल आता है। 80 में क्या है, राज्यसभा है, सॉरी, हाँ राज्यसभा है। और 81 में क्या है, लोकसभा है। ठीक है। कारण में क्या लिखा है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। यही तो रीजन है ना। लोकसभा ने कानून पारित कर दिया, ये सॉरी बिल पारित कर दिया, राज्यसभा से भी पारित हो गया, पेश हो गया, पारित हो गया। अब उस पर सिग्नेचर नहीं होंगे, जब तक सिग्नेचर नहीं होंगे इनके राष्ट्रपति साहब के, तो वो कानून नहीं बन पाएगा ना। तो प्रेसिडेंट का होना जरूरी है। तो यहाँ पे सही है, दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, 2024 में एज इट इज पूछा है।
ठीक है, ये फायदा हो जाता है प्रीवियस क्वेश्चन से। ये पूछिए, ये सॉरी, ये देखिए, संघ वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछ रहे हैं फिर से। आर्टिकल 280 पे आ जाइए। और क्या जानते हो फाइनेंस कमीशन के बारे में? ये संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। ऐसा आर ओ यारो में पूछा है, वो गलत दिया है उत्तर माला में। फाइनेंस कमीशन और कैसी बॉडी है? और बॉडी है, स्ट्रांग बॉडी है, बहुत मजबूत संस्था है। करती क्या है? टैक्स का बंटवारा करती है। किस राज्य को कितना पैसा जाएगा ये डिसाइड करती है फाइनेंस कमीशन। ठीक है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और कंपोजिशन पूछ लिया यहाँ पे। कंपोजिशन यहाँ पे पूछा है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्य पढ़े हो कि 5 पढ़े हो भाई? ये तो पढ़ने से ही गलत लग रहा है। 1+4 पढ़ते हो ना? एक चेयरमैन होते हैं, 4 मेंबर होते हैं। चेयरमैन को मिला के टोटल 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, पहली बात गलत हो जाती है। यह अपना प्रतिवेदन प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट नीति कमीशन को प्रस्तुत करता है। नीति कमीशन को क्यों करेगा प्रस्तुत? नीति कमीशन कैसी संस्था है? ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ये कोई संवैधानिक संस्था थोड़ी ना है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थोड़ी ना है। फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सौंपेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट को सौंपेंगे, ना कि नीति कमीशन को। दूसरी बात भी यहाँ पे गलत है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए, 11वां क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35। ठीक है, राइट कहाँ से शुरू होते हैं? 14 से शुरू होते हैं। ठीक है, 14 से शुरू होते हैं। उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट, ये रिट के बारे में बात कर रहे हैं। रिट के बारे में मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको ही बता दूंगा एक ही क्वेश्चन में। जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उस रिट का प्रयोग कर सकती है। पहले इन शॉर्ट समझिए। रिट के मामले में पहली बात तो ये जानिए आप कि हाई कोर्ट के पास ज्यादा पावर है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास कम। हाई कोर्ट के पास ज्यादा पावर क्यों है रिट के मामले में? क्योंकि हाई कोर्ट जो रिट इशू करता है वो फंडामेंटल राइट पर भी कर सकता है अगर वायलेशन होता है किसी का। साथ में लीगल राइट जो भी है उनके लिए भी हाई कोर्ट रिट इशू करता है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए ही रिट इशू कर सकता है। तो यहाँ पे बड़ा कौन हो गया? हाई कोर्ट हो गया ना। और रिटें कितनी है? रिट 5 है, जो आपको क्वेश्चन में लिखी हुई दिख रही है। हमारे यहाँ 5 है, कई कई देशों में 6 भी हैं। ठीक है। दूसरी बात है, संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ये बोल रहे हैं कि संसद को ऐसा भी अधिकार है कि हम एक कोई अलग बॉडी बना देंगे। ठीक है, या फिर अलग एक कोर्ट बना देंगे और इस कोर्ट को वही पावर दे देंगे जो सुप्रीम कोर्ट को है। ऐसा संसद कर सकती है क्या भाई? ये तो बड़ा खतरनाक है। क्योंकि संसद में पावर तो है ना। और इसमें अगर कुछ आर्टिकल ऐसा हो जिसमें ये लिखा हो तब तो और बात प्रूफ हो जाएगी। तो ये संसद का एक पावर है, इसको भी आप जानिए। ठीक है, कि भाई कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर सुप्रीम कोर्ट की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ओके, यहाँ पे हो जाएगा दोनों सही। 12वां क्वेश्चन देखिए। हाँ, और कुछ रिवीजन के लिए तो नहीं बचा ना इसमें? 124 में है ना? सुप्रीम कोर्ट किस में है? 124 में। दो को पहले की जगह बैठा दो तो 214 हो जाता है। यहाँ पे 214 में क्या हो जाता है? हाई कोर्ट हो जाता है। ठीक। रिट के मामले में क्या है? रिट तो आर्टिकल 32 में है, लेकिन आर्टिकल 32 के तहत तो सुप्रीम कोर्ट इशू करता है रिट। तो 32 और 226 याद रखा करें। ठीक है, 32 और 226। 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करती है, 226 के तहत हाई कोर्ट जारी करती है रिट। 12वां क्वेश्चन देखिए। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में बताइए। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एजीआई, सबसे बड़े के वकील हैं ये सरकारी वकील यूनियन गवर्नमेंट के। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट के सबसे बड़े वकील, यूनियन गवर्नमेंट के जितने भी मुकदमे होते हैं उनको यही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक। एजीआई को असिस्ट करने के लिए सॉलिसिटर जनरल भी होता है। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल। तो ये असिस्टेंट होते हैं एजीआई के। उनमें भी अच्छी खासी पावर होती है। खैर, यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? पहले पढ़ तो लीजिए। महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए
एलिजिबल हो, तो इसके लिए तो आर्टिकल 76 पढ़ना पड़ेगा ना। आर्टिकल 76 में एजीआई साहब है। आर्टिकल 76 में एजीआई साहब है, और इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए एलिजिबल किसी व्यक्ति को भारत का न्यायवादी नियुक्त करेगा। तो पहली बात तो सही लग रही है ना। पहली बात सही है। महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को। मैंने करंट पीरियड में भी आप लोगों को पढ़ाया है ना, कि एजीआई जो है वो पीओपी काम करते हैं प्रेसिडेंट के, ठीक है, प्रसाद पर्यंत। तो राष्ट्रपति ही उनको पद से हटा सकते हैं, ठीक है। इम्पीचमेंट के माध्यम से नहीं होगा ये काम। ये काम इम्पीचमेंट के माध्यम से नहीं होगा। इम्पीचमेंट तो जो जज होते हैं, प्रॉपर जज होते हैं, उनका इम्पीचमेंट होता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे वो हाई कोर्ट का जज हो। अभी आप देख ही रहे हो है ना, जस्टिस वर्मा वाला केस। तो यहाँ पे दूसरी बात गलत हो जाएगी, केवल एक सही है। 13वां क्वेश्चन है, भारत के एक राज्य में विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा को क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पे एमएलए बैठते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, और काउंसिल में कौन बैठता है, एमएलसी बैठता है, ठीक है। यहाँ पे नाम अलग अलग है, हैं दोनों विधायक, हिंदी में विधायक ही हैं दोनों, इंग्लिश में अलग अलग नाम है। पहला क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट यह है, विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। विधान परिषद जो है ना, अपर हाउस, स्टेट का जो अपर हाउस है, उसकी संख्या जो है वो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या से एक तिहाई से अधिक नहीं हो सकते, ये बोल रहे हैं। यही तो पढ़ते हो ना, एक तिहाई से अधिक नहीं होंगे। मेंबर ऑफ मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल कितना होगा, ये 1/3 ऑफ, यहाँ पे मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, और यहाँ पे ग्रेटर देन कर रहा हूँ और ऐसे कट कर दे रहा हूँ, यानी 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकते। पहली बात सही है। एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य ही होने चाहिए, ये प्रॉपर आर्टिकल्स में लिखा है भैया, ठीक है। 40 से कम नहीं होगी। आर्टिकल 171 पढ़ना पड़ेगा। दोनों बातें यहाँ पे ठीक है। 14वां क्वेश्चन देखिए, संसद में देखो 14 क्वेश्चन तो लगातार पॉलिटिक्स है, 15वां क्वेश्चन भी पॉलिटिक्स से दिख रहा है। तो भैया हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, ये जो 5 है ना, इनको बिल्कुल अच्छे से पी जाइए, यहीं से स्कोर हो जाता है। यूपी से लोकसभा में कितनी सीट है, एक सेकंड, ये क्या हो गया। अब ठीक है। लोकसभा के लोकसभा में 80 सीट है ना यूपी से, ठीक है। यूपी से यानी 80 सांसद संसद में जाते हैं यूपी से, ठीक, ठीक है ये। और राज्यसभा में यूपी से कितने लोग हैं, 31 एमपी बनते हैं, या फिर 31 सीट है। दोनों बातें यहाँ पे ठीक हो जाएंगी। देखिए 15वां क्वेश्चन, संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में बताइए। देखो पार्लियामेंट के भी सेक्रेटेरिएट होते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट के भी सेक्रेटेरिएट होते हैं। इसी सेक्रेटेरिएट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। संसद के प्रत्येक सदन 2 हाउस है, राज्यसभा, लोकसभा, आर्टिकल 80 और आर्टिकल 81 के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है, ठीक है। संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को रेगुलेट करने का भी अधिकार है। दोनों बातें, ये तो आसान क्वेश्चन है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है, ग्राम सभा के बारे में पूछा है। आर्टिकल 70, पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आ जाइए, 73 और 74, 1992, ये भी 1992, लागू कब से हुए, 1993 से, ठीक है। यहीं से संवैधानिक दर्जा दिया गया था पीआरआईज को, ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को संवैधानिक दर्जा मिला था। अब यहाँ पे पढ़िए, आर्टिकल 243 तो यार पूरा पढ़ लेना, ठीक है, सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। आप अगर पार्ट 9 की बात करें तो पार्ट 9 में आर्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से कहाँ तक है। आर्टिकल 243 से आप आर्टिकल 243 ओ तक पढ़ते हो, है ना। और वही पार्ट 9 ए में जब आ जाते हैं तो 243 ओ तक तो यहाँ पे हो गया पार्ट 9 में। ओ के बाद क्या आता है, पी आता है। तो फिर 243 पी से स्टार्ट कर दीजिए, 243 जेड जी तक, ये पार्ट 9 के ये आर्टिकल्स हैं, या फिर म्यूनिसिपैलिटीज से संबंधित यहाँ पे प्रोविजन है।
ये पूछा जाता है क्योंकि इनके अंदर जो आर्टिकल है ना, रिजर्वेशन वाले हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन के हैं, फाइनेंस कमीशन के हैं, स्टेट वाले, तो वो भी आर्टिकल पूछे जाते हैं। महिलाओं का ये आरक्षण वगैरह है ना। पहला स्टेटमेंट है, इसके कार्य और शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार के हैं जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होते हैं। अब यहाँ पे तो वो सही नहीं है बताना है। तो पहली बात तो ठीक है, इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार द्वारा होता है। एक ऐसे यूनियन गवर्नमेंट क्यों करेगी? ये सब किस लिए बनाया गया? 243 किस लिए बनाया गया आर्टिकल, है ना? स्टेट गवर्नमेंट देखती है, सारी चीजें स्टेट गवर्नमेंट करती है। और इनका जो इलेक्शन होता है ना, पंचायतों का, ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ना, ये नहीं करती है, ठीक है। राज्यों के भी स्टेट इलेक्शन कमीशन है। ये आप 243 पढ़ लीजिएगा, 243। एग्जैक्ट आर्टिकल मुझे याद नहीं आ रहा अभी, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। वो आर्टिकल पूछा जाता है, अभी याद आ जाएगा तो बता देंगे। वहाँ पे स्टेट का इलेक्शन कमीशन है। स्टेट का इलेक्शन कमीशन ही ये पंचायतों के इलेक्शन कराता है। क्लियर है? चलिए, कहाँ पे थे हम लोग? थोड़ा पीडीएफ स्लाइड कर गई थी। तो दूसरी बात यहाँ पे गलत होगी, गलत बताना था, आंसर तो हम लोग को मिलेगा। बाकी चीजें भी पढ़ लीजिए। यह एक ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी रजिस्टर्ड वोटर सम्मिलित होते हैं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट है। सातवां सातवां क्वेश्चन देखिए, पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन कौन करता है? अभी जस्ट ऊपर पढ़ा ना, स्टेट इलेक्शन कमीशन हो जाएगा ये। आर्टिकल याद आ गया? आर्टिकल आप देख लीजिए, ये दो आर्टिकल आप लोग याद रखा करें। 243 तो है ही, ये तो रहेगा ही। 243 के, ठीक है, 243 के, एक इसमें आ जाएगा, ये इसमें आ जाएगा पार्ट 9 में। तो अगर पार्ट 9, चूंकि इसमें पंचायत है, तो पंचायतों के लिए मतलब पार्ट 9 में भी व्यवस्था है स्टेट इलेक्शन कमीशन की 243 के में। और यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज का देखेंगे ना, तो यहाँ पे भी स्टेट इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था है, ये 243 ZA में है, ठीक है। ये दो आर्टिकल होते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के। हो जाएगा ना? चलिए, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। 18वां देखिए, पंचायती राज। फिर यहाँ पे पंचायती राज आ गया। अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977। अशोक मेहता कमेटी जो है वो पीआरआई से संबंधित है, लिखा ही है, ठीक। और ईयर याद रखा करें, मैचिंग में पूछा जाता है 1977। बलवंत राय मेहता के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। जीवी के राव के बारे में पूछा जाता है। प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में बताइए। एक जो कॉमन बात है वही वो जानना चाह रहा होगा, और मैं कई बार ये चीज आपसे डिस्कस किया हूँ कि ये जो अशोक मेहता समिति थी, इन्होंने 3 टीयर के बारे में बताया था कि 2 टीयर के बारे में बताया था, बताइए। अशोक मेहता की समिति 1977, ठीक है। एक साल बाद इन्होंने 78 में रिपोर्ट प्रस्तुत की। अब रिपोर्ट में इन्होंने क्या क्या रिकमेंड किया गवर्नमेंट को, ये देखना है। इन्होंने बोला कि पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर 2 स्तर की होना चाहिए। अशोक मेहता इसीलिए जाने ही जाते हैं, इन्होंने 3 टीयर सिस्टम की वकालत नहीं की थी, ये बोले थे 3 टीयर की जगह 2 टीयर सिस्टम होना चाहिए। अभी 2 टीयर क्या है? तो थ्री थ्री टीयर पता होगा, 2 टीयर पता चल जाएगा। 3 टीयर में ये था कि एक टीयर ग्राम स्तर का हो जाएगा, दूसरा ब्लॉक स्तर का हो जाएगा, तीसरा डिस्ट्रिक्ट स्तर का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अशोक मेहता साहब अपनी रिपोर्ट में बताए थे कि ब्लॉक स्तर का ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ए बचा और ए बचा, यानी 2 टीयर बचा। तो 2 टीयर सिस्टम इन्होंने रिकमेंड किया था गवर्नमेंट को, पहली बात बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी बात है, राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाता है। ये तो डिसेंट्रलाइजेशन तो है ही ना भाई। पावर आप नीचे तक देख रहे हो ना, ग्राम प्रधान तक आप पावर देख रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ग्राम प्रधान की, है ना? कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है वो, हल्के में मत लेना ग्राम प्रधान को। इंग्लिश में पढ़ लीजिए। ये ब्लॉक मतलब ये 2nd टीयर, ये जो बोल रहे हैं ना, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्या सही है कि गलत है? राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु पर्यवेक्षण के लिए जनपद को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए, ये इन्होंने बोला था अपनी रिपोर्ट में। ये इनकी रिपोर्ट की बातें पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या बोला था? खंड तो इन्होंने बोला ही नहीं था ना। खंड तो ये बोले थे, खंड या फिर ब्लॉक, ये ब्लॉक की तो होना ही नहीं चाहिए। तो ये बात तो वहां गलत है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए था। क्लियर? दूसरी बात यहाँ पे गलत है, केवल एक हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्याग पत्र संबोधित होता है किसे किसे? ये सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, रेजिग्नेशन लेटर किसको एड्रेस करते हैं? आसान सा क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट को करेंगे ना, प्रेसिडेंट को। किसमें पढ़ते हो सुप्रीम कोर्ट? 124 में। हाई कोर्ट किसमें पढ़ते हो? 214 में, ठीक है।
एक सॉरी 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं? आर्टिकल 20 क्या है भाई? आर्टिकल 20 तो ये अपराधों के लिए दोष सिद्धि वाला था ना, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, तो आर्टिकल 20 का है। आप आर्टिकल 20 पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा वहां पे ये जो डबल जियोपार्डी क्लॉज जो लिखा है ना, यानी दोहरे दंड की जो धारा है, इससे प्रोटेक्शन मिलता है आर्टिकल 20 के तहत। और ये जो काय इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, कायोत्तर विधि जो है एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ, इससे भी प्रोटेक्शन मिलता है। स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध, ये भी लिखा हुआ है साफ साफ। लेकिन सी जो ऑप्शन लिखा है, सॉरी, ये जो यातना के विरुद्ध निषेध लिखा है, यातना के विरुद्ध निषेध यानी प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर, ये बात नहीं लिखी है। ठीक है, ये बात नहीं लिखी है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। हिस्सा नहीं पूछा है ना। 21 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्व, पार्ट नंबर 4 आ जाइए। तो पार्ट नंबर 4 है कि पार्ट नंबर 5 है? पार्ट नंबर 4 है, डीपीएसपी। ठीक है, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51। ये पूछ रहे हैं कि डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है। आप लोगों को पता है बहुत सारी चीजें देखो मैच करती हैं, है ना। इवन फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो भी कुछ कुछ मैच करते हैं डीपीएसपी से, तो क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। एनवायरमेंट की क्लॉज देखेंगे ना आप, तो डीपीएसपी में भी दिख जाएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी दिख जाएगा। तो यहाँ पे डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य, सॉरी हमने राइट बोल दिया था क्या, मौलिक कर्तव्य, ये है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये तो हम लोग डिस्कस अभी कर ही रहे थे। आप पर्यावरण का क्लॉज जो है वो दोनों जगह देखेंगे, पर्यावरण का संरक्षण, बी ऑप्शन ठीक है। अगर डीपीएसपी की बात करें तो एक प्रॉपर आर्टिकल है ही, आर्टिकल 48A। ठीक है, आर्टिकल 48A बाद में जोड़े गए थे। ये सब जो जोड़े रहते हैं, ABC लिखा रहता है, ये सब बाद में जोड़े गए। और फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर बात करें, फंडामेंटल ड्यूटीज की टोटल ड्यूटीज कितनी है, 11 ड्यूटीज है। इनमें से एक ड्यूटी आप 51A और सब क्लॉज, ये शायद एक सब क्लॉज मुझे नहीं याद आ रहा, उसमें देखिएगा ये पर्यावरण का संरक्षण उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों जगह मैच करता है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। चलिए 22 संसद की संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सेशन की बात कर रहे हैं। ज्वाइंट सेशन आर्टिकल 108 में प्रावधान है ज्वाइंट सेशन का, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान 108 के तहत है। और संसद की दोनों सदनों की जो ज्वाइंट सेशन होती है, इसको चेयर कौन करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। स्पीकर साहब करते हैं ज्वाइंट सेशन को चेयर यानी अध्यक्षता। अब पहला स्टेटमेंट पढ़िए, अनुच्छेद, ये अनुच्छेद भूल गए लिखना। आप यहाँ पे देखिए, इंग्लिश वर्जन देखिए, आर्टिकल 109 लिखा, यहाँ पे 109 लिखना चाहिए था इनको। 109 में 109 में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है। 109 नहीं है, गलत हो गया है, ठीक है, पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि 108 के तहत ज्वाइंट सेशन होता है। दूसरी बात में क्या है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है, ये बात ठीक है, केवल 2 हो जाएगा। 23 देखें, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही काल अनुक्रम है? पहले यूनानी आए थे, फिर शक आए थे, फिर कुषाण आए थे। कुषाण के काल में एक बौद्ध काउंसिल भी हुई थी, चौथे नंबर वाली, है ना, कुंडल वन में, यही था ना, कुंडल वन में, कुषाण के शासनकाल में बौद्ध काउंसिल। तो यहाँ पे यूनानी, शक और कुषाण हो जाएगा। 24 मिलिंद पन्हो, राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में। देखो ये 2023 का पेपर आपको 24 से तो बहुत आसान लग रहा होगा। 24 का पेपर सही में बहुत कठिन था, सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड थे, एक ही क्वेश्चन में पांच पांच चीजें, छह छह चीजें वो पूछ ले रहा था, तो टफ था काफी। ये नागसेन है, ठीक है, बौद्ध भिक्षु, सॉरी नागभट्ट लगा दिया, नागसेन। चलिए 25 चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है? तो 120 अध्याय है और 8 खंड है, 120 अध्याय 8 खंड, ये ऑप्शन। 26 वैदिक कालीन प्रशासन में भाग 2, इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको मार्क कीजिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा। हो सकता परीक्षा में दिखे, है ना, आज आज के एग्जाम में नहीं, कल के एग्जाम में नहीं, परसों के एग्जाम में दिख जाएगा। रेवेन्यू कलेक्शन का, ठीक है, राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी ये था, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, रेवेन्यू कलेक्टर। 27 देखें, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं और प्रेजेंट लोकेशन है, कौन सी सबसे आसान आपको दिख रही है? नेवासा, ईसमपुर, डीडवाना
और गुड़ियाम गुफा। डीडवाना के अलावा मैंने तो तीन नहीं सुनी थी पहले, मुझे याद भी नहीं आ रहा, तो इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं यहाँ से। नेवासा महाराष्ट्र की है ये, पहले जगह जान लीजिए। ठीक है, जगह का ही क्वेश्चन ही पूछा। ईसमपुर जो है ये कर्नाटक की है, कर्नाटका। डीडवाना राजस्थान की है, और गुड़ियाम गुफा जो है ये तमिलनाडु की। ठीक है, तमिलनाडु की। तो ये मिलाते रहना, ठीक है, पॉज कर लेना वीडियो। देखो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है ना क्वेश्चन पेपर में, प्रश्न पत्र में, किसी भी ईयर का कर रहे हैं, जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उन्हीं को सीखने का पर्पज है इन टेस्ट पेपर को लगाने का। जो आते हैं वो तो आते ही हैं, उनसे थोड़ी ना हमें मतलब है, वो तो हम कर ले जाएंगे। जो नहीं आ रहा उनको पढ़ने के लिए तो टेस्ट सीरीज लगा रहे हो ना, टेस्ट सीरीज लगा रहे हो या फिर प्रीवियस पेपर कर रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा ज्यादा फोकस किया कीजिए। 28 देखिए, इस बार के करंट अफेयर से काफी क्वेश्चन मिले थे, है ना, तो हेल्प हुई है इस बार। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ हड़प्पा कल्चर, हड़प्पन कल्चर। देखिए भैया क्या है इसमें। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पूर्व स्थल पहले बता दो। सबसे जो बेस्ट में है, सबसे जो बेस्ट में है, वो तो हम लोग सुत्का गेंडोर पढ़ते हैं ना, बलूचिस्तान में। सुत्का गेंडोर, सुत्का नाम बड़े खतरनाक थे, सुत्का गेंडोर। इस बिंदी भी आएगी, है ना, बलूचिस्तान में आएगी, पाकिस्तान में। और अगर यूपी की बात करें तो आलमगीरपुर पढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो मांडा पढ़ते हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो दैमाबाद पढ़ते हैं। तो वेस्ट का आपने देख लिया सुत्का गेंडोर, ईस्ट का देख लिया आलमगीरपुर, जम्मू कश्मीर का देख लिया मांडा। ठीक है, और यहाँ पे महाराष्ट्र का देख लिया दैमाबाद। ये क्या पूछ रहे हैं? पूर्वी सीमांत पूछ रहे हैं, यानी ये पूछ रहे हैं आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 29 कीजिए। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है। और वायु पुराण जो है वो गुप्त वंश की शासन है। कठिन क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है। एंशियंट हिस्ट्री थोड़ी कठिन तो है यार, है ना। मॉडर्न से क्वेश्चन कुछ हद तक हम लोग कर लेते हैं, मिडिवल से कर लेते हैं, बट खासतौर से जो एंशियंट है वो टफ है। वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। तो थोड़ा कल्चर से रिलेट करके क्वेश्चन पूछ लिए, दोनों बातें यहाँ पे सही है। मार्क कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं आता है, हमें तो नहीं आता है, आप लोगों को नहीं आता हो, उन्हीं क्वेश्चन को फोकस करना है। ठीक है, 30 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है? एक पेयर है, एक तरफ दर्शन और दूसरी तरफ प्रचारक। स्टैटिक क्वेश्चन है, इजी भी है ना। वैसे से कि कणाद मुनि का था, न्याय गौतम का हम लोग जानते हैं, पूर्व मीमांसा जैमिनी का था, और वेदांत ये बादरायण हो गया। विशेषिक ये जो विशेषी का लिखा है यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कणाद मुनि, कणाद मुनि। मीमांसा किसका था? जैमिनी का, जैमिनी का। उत्तर मीमांसा या फिर वेदांत दर्शन, ये था बाद रायण। न्याय गौतम ये सही मैच है, यही ऑप्शन राइट है। बाकी मैंने तीनों मेंशन कर दिए, देख लीजिएगा। 31 देखिए, कैप्टन हॉकिंस के बारे में बताइए। कैप्टन हॉकिंस अंग्रेज राजदूत था, ये तो है ना, अंग्रेज राजदूत था, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहीं पे गलती है, जेम्स प्रथम का ये दूत नहीं था, ईस्ट इंडिया कंपनी भेजा था इसको तो। ठीक है, तो ये बात गलत होगी भाई, तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। भाषा तो जानता ही था, तभी तो रुक पाया इतनी साल, 3 साल रुका था, 1608 में आया था, 1611 तक रह गया था। तो 3 साल जो रहा वो कैसे, तुर्की भाषा से ही तो पटाया होगा ना आका लोगों को, तभी तो रह पाया। दूसरी बात यहाँ पे सही है, केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, 32 देखिए, खरीदादार कौन था? इंपॉर्टेंट, इस तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। खरीदादार ये फरमानों को भेजने वाला अधिकारी, फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिस्पैचर ऑफ रॉयल डिक्री, डिस्पैच करने वाला। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिए, मैं फिर से मार्क कर दे रहा हूँ। 33 देखिए, ये भी स्टैटिक क्वेश्चन है, मिला दीजिए जल्दी से। मिरात सिकंदरी किसका था?
ये गुजरात विजय के टाइम है ना, गुजरात विजय, यहाँ पे गुजरात विजय हो जाएगा। बुरहान ए माशिर, ये बहमनी के अहमदनगर की, बहमदनगर सॉरी अहमदनगर का हिस्ट्री, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसमें बताया गया है बुरहान ए माशिर में। तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। रियाज उस सलातिन, इसमें बंगाल का इतिहास दिखता है, ठीक है। और रियाज उल इंसा, रियाज उल इंसा, ये पत्रों का संग्रह हुआ करता था, ठीक है, पत्रों का संग्रह। ये 3 हो गया। तो 4213, 4213 ये ऑप्शन यहाँ पे राइट है। टफ क्वेश्चन है, ये टफ है। तो जो टफ है या फिर जो आपको आ नहीं रहे हैं उनको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। पर्पज जो है ना वो सर्व होना चाहिए, प्रीवियस पेपर का हो या फिर टेस्ट सीरीज का हो। यहाँ पे पूछा है सुमेलित कौन सा नहीं है। इल्तुतमिश कौन था भैया, रजिया के फादर थे ना, ये तो सही तो है, पहला ऑप्शन तो सही है। शाह तुर्कन, ये बोल रहे हैं कि इल्तुतमिश की ये पत्नी थी, मतलब रजिया की मम्मी, है ना। ये बात भी सही है, शाह तुर्कन, पूरी फैमिली के बारे में पढ़ ले रहे हैं। हमीदा बानो बेगम, ये हुमायूं की वाइफ थी, ठीक है, हुमायूं की वाइफ थी, ना कि अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी की वाइफ नहीं थी, हुमायूं की वाइफ थी। तीसरा गलत हो गया, गलत पूछा था। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री है, आसान है, ठीक है। 35 देखिए फटाक से। पेशवाओं के बारे में हम लोगों ने 2024 का जो पेपर था पहला क्वेश्चन ही था, और बहुत अच्छे से हम लोगों ने वहां पे सीखा था। पेशवाओं का काल जल्दी से बताइए। 1713 से 1818 पढ़ा था, याद आ रहा। पहला पेपर अगर नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, मैं लिंक लगा दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। ये 10 10 साल के जो पेपर है इनको छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ठीक से सीख रहे हैं, टिक मार्क वाला हिसाब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ठीक से सीख रहे हैं, आपको 2 बातें सीखने को ही मिलेंगी यार क्वेश्चन में। 1713 से 1818 ये भी सीखा था कि पहला पेशवा कौन सा था, उनका नाम क्या था, उनका नाम बताइए जल्दी से। पहला पेपर देखे ना आप। और सबसे लास्ट पेशवा कौन था ये भी बताइए, ये बता दे रहे हैं हम। बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे, ठीक है। और पहले हम बता ही दे रहे हैं, विश्वनाथ, ठीक है, विश्वनाथ, ये पहले पेशवा थे। जो यहाँ पे लिखा ना बालाजी विश्वनाथ, 1713, 1713 फर्स्ट पेशवा। बाजीराव प्रथम इन्हीं के बेटे थे, ठीक है, बाजीराव प्रथम विश्वनाथ जी के बेटे थे, तो इनके बाद ही आएंगे। फिर उनके बाद नारायण राव आते हैं, फिर माधव राव आते हैं। देखो इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन सेम 2024 में पूछा कि नहीं पूछा। तो यहाँ पे प्रूफ हो रहा है ना कि प्रीवियस पेपर से रिपीट, मतलब क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कितना हेल्प मिलता है प्रीवियस पेपर लगाने से। अगर यहाँ पे आप सीख लिया होता 23 में तो वो 24 वाला क्वेश्चन भी सही हो जाता, ठीक है। तो इतनी बातें आपने सीखी कि बालाजी विश्वनाथ जो है वो पहले पेशवा थे, उनके बेटे थे बाजीराव प्रथम। सारा मराठा एक्सपेंशन जो है ना इनका काफी कंट्रीब्यूशन था बाजीराव प्रथम का। तो बाजीराव प्रथम जो है वो बालाजी विश्वनाथ के बाद ही आएंगे, यानी पहले के बाद दूसरा ऑप्शन रहेगा। पहले के बाद दूसरा ऑप्शन, इसमें उल्टा है, ये तो गलत हो गया। पहले के बाद दूसरा ऑप्शन इसमें है, पहले के बाद दूसरा ऑप्शन इसमें है, पहले के बाद दूसरा ऑप्शन इसमें भी है। इन तीनों सही हो सकते हैं अभी। तो आपने शुरुआत तो देख ही ली ना, विश्वनाथ और बाजीराव ये तो बिल्कुल क्रम से ही है, और बाकी जो नाम है ये तो बाद में ही आएंगे। तो 1 2 के बाद ही फिर 3 4 आएगा, यानी 3 और 4 1 2 के बीच में नहीं घुसेगा कहीं। क्लियर है ना, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 के बाद ही 3 4 आएगा, इतना चेक कर लीजिए। 1 2 के बाद ही 3 4 आएगा, ये तो गलत हो गया। 1 2 के बाद ही 3 4 आएगा, मतलब ये बी और डी बचा बस हम लोग को चेक करने के लिए, क्योंकि 1 2 दोनों में है। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले विश्वनाथ जी आए, फिर बाजीराव आए, उसके बाद फिर माधवराव आए, फिर लास्ट में नारायण राव आए, ठीक है। तीसरा मतलब सबसे लास्ट में, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। क्लियर है। चलिए 36 देखिए, निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गो हत्या को समाप्त किया। फैक्चुअल क्वेश्चन, जल्दी से कर लीजिए। जैनुल अबिदीन, आसान है। जैनुल अबिदीन कश्मीर का शासक लिखा ही है, तो फिर बाकी उसने क्या काम किया नहीं किया वो बात की बात है। शासक कश्मीर का शासक यही था जैनुल अबिदीन, तो यही लगा दिया। 37 निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया। फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था इसने, किसने किया था बताइए। ये किया था अजीजुद्दीन खान,
ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, ठीक है। मैं टफ लिख दे रहा हूं ताकि आप उस पर फोकस करो ज्यादा। अजीजुद्दीन खान। 38, संगीत की टप्पा शैली। संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत और विकसित हुई? ये है मोहम्मद शाह, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 39 देखें। कवित्री है, पुस्तक है, जल्दी से मिला दीजिए। दयाबाई विनय मल्लिका। दयाबाई विनय मल्लिका, ये सही है। ये सही ऑप्शन है। सहजोबाई सहज प्रकाश, ये भी सही है। टफ क्वेश्चन है, इसको फोकस कीजिएगा, ठीक है। सोन कुमारी स्वर्ण बेली की कविता, ये भी सही है। जो गलत मैच है ये है गंगाबाई की, जो गणेश देव लीला लिखा है ना इन्होंने, गणेश देव लीला, ये गलत है, ठीक। इनकी जो कवित्री थी ना वो गंगाबाई नहीं थी। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मधुर अली। मधुर अली, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। चलिए नेक्स्ट कीजिए। 1857 का रिवोल्ट स्थान पूछा है, विद्रोह का आरंभ पूछा है। अब देखो, बैरकपुर मेरठ झांसी लखनऊ सब आसान आसान लगता है सुनने में, लेकिन देखो डेट साथ में दिया है, इसलिए आसान क्वेश्चन को टफ बनाने की कोशिश की है। और लखनऊ का विद्रोह है तो सारे 1857 के, चारों में 1857 लिखा है। सीक्वेंस पूछ लिया बस इन्होंने। तो बैरकपुर 29 मार्च, ये करेक्ट है। ये वैसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाना चाहिए ना, ये इस तरह के क्वेश्चन बेहुदा होते हैं। आप डेट क्यों पूछ रहे हो भाई? डेट याद रखने का मतलब आप स्टूडेंट्स को, उनके माइंड को कहाँ ले जा रहे हो? इवन सीक्वेंस तक भी ठीक था, है ना। सीक्वेंस भी ठीक था, लेकिन साथ में डेट लिख दिया। खैर इनडायरेक्ट मतलब तो वही है, अगर सीक्वेंस पता है तो आप कर ले जाएंगे। फिर भी डेट मेंशन करके कमीशन ने जो अपना वो बोलते हैं ना, नीचपन, वो दिखा दिया। झांसी 11 मई, मेरठ 10 मई, ये करेक्ट है। जो करेक्ट है मैं उनको टिक मार्क कर दे रहा हूँ। और लखनऊ 4 जून 1857। देखो सबसे पहले आप बैरकपुर तो लगा लोगे, देखो बैरकपुर से मंगल पांडे आप पढ़ते हो तो बैरकपुर तो लगा ले जाओगे। लेकिन बात यह है ना कि 29 मार्च लिखा है, हो सकता है 28 मार्च हो, 27 मार्च हो। और 2024 के पेपर में देखा आपने, 1 जनवरी का ऑप्शन दिया था लेकिन वो मई में हुआ था। गलत हो गया था, सिर्फ मंथ की वजह से स्टेटमेंट गलत हो गया था। तो यहाँ पे जो कमीशन ने आंसर दिया था ना, ये डी दिया, ठीक है। डी दिया, झांसी का 11 मई को स्टार्ट नहीं हुआ था। कमीशन के हिसाब से डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। 41 देखिए, 1918 की संयुक्त प्रांत किसान सभा, यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा, स्टैटिक क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। 1918 की संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था? इंद्र नारायण द्विवेदी, ठीक है, इंद्र नारायण द्विवेदी। साथ में गौरी शंकर मिश्र भी थे, साथ में मदन मोहन मालवीय थे, बाकी ऑप्शन है नहीं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये पहले हो गए। दूसरे मेंबर थे मदन मोहन मालवीय ट्रपरैम, और तीसरे मेंबर थे गौरी शंकर मिश्र। गौरी शंकर मिश्र, ठीक है। ये 3 नाम याद रखना। संयुक्त प्रांत किसान सभा, यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो गया। 42 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वॉयसरॉय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? ये भी आसानी क्वेश्चन है। अखिल भारतीय, ये सॉरी, अनुशीलन समिति। तो अनुशीलन समिति, जल्दी से बताइए कौन कौन था इसमें भाई? क्रांतिकारी संगठन था ना ये। नाम से नहीं लग रहा क्रांतिकारी, लेकिन बहुत भयंकर वाला क्रांतिकारी था। क्रांतिकारी संगठन था। मेंबर कौन कौन थे, जल्दी से कमेंट करके बताइए। युगांतर भी क्रांतिकारी था। 43 देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? 1919 का भारत शासन अधिनियम। मॉर्ले मिंटो भी बोलते हैं ना इसको, कि चैम्सफोर्ड सुधार बोलते हैं, जल्दी से बताइए क्या बोलते हैं? चैम्सफोर्ड सुधार बोलते हैं 1919 को। मैं तो उस सुधार को, रिफॉर्म को रिफॉर्म नहीं बोलता हूँ, मैं डिफॉर्म बोलता हूँ। डिफॉर्म थे वो, रिफॉर्म में कुछ नहीं थे। हाँ कुछ बातें ठीक हो गई थी। 1919 का अधिनियम था ये, ठीक है, 1919 का अधिनियम, डी ऑप्शन सही है। 44 देखिए, ईवी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में बताइए। ईवी रामास्वामी नायकर असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, सही बात है। 1925 में कांग्रेस भी छोड़ दी थी, ये बात भी सही है, ठीक है। क्योंकि विचारधारा सबकी अलग अलग थी ना। ब्राह्मण गैर ब्राह्मणवाद आप देख ही रहे थे कांग्रेस का। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 45 देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित
महिला रेजिमेंट का एक क्वेश्चन पूछा था अभी आजाद हिंद फौज के बारे में, किस कंट्री ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था आजाद हिंद फौज को? ऑप्शन था ना, आर ओ आर ओ, अभी जो पेपर हुआ है 27 जुलाई को, क्या था? इंडोनेशिया, याद आ रहा? इंडोनेशिया ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था आजाद हिंद फौज को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा रानी झांसी रेजिमेंट। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। 46 देखिए, 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? बरेली में कौन था भाई? खान बहादुर खान, है ना? कुंवर सिंह कहाँ के थे? बिहार। नाना साहब कहाँ थे? कानपुर। हजरत महल, लखनऊ। खान बहादुर खान, बरेली। 47 देखिए, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम थी? सबकी ईयर जल्दी से बता दीजिए, हो सकता ईयर सेम हो जाए। जलियांवाला 1919 हो गया, ठीक है, जलियांवाला 1919 हो गया। और खिलाफत आंदोलन भी 1919 हो गया। अब यहाँ पे पैच फंसेगा। होम रूल तो लगा लोगे, 1916 का है, पहले था 3 साल पहले। मोपला केरल वाला 1921 का है। अब फंसा ये वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड तो यार ये मासेकर जो है, इसकी डेट याद होना चाहिए। इसकी तो इवन डेट भी याद होना चाहिए, ठीक है। ये अप्रैल, अप्रैल 1919। और खिलाफत आंदोलन ये लास्ट में हुआ था साल के सितंबर में। तो अंतिम कौन सी हो गई? खैर अंतिम पूछा तो ये अच्छी बात है ना? प्रथम भी पूछता तब भी ऑप्शन इजी था। अगर इन्हीं को ऑप्शन में दे देता ना वो कॉम्बिनेशन बना के, तब कठिन हो जाता क्वेश्चन। तो सबसे लास्ट में तो मोपला हो गया। चलिए 48 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, मातंगनी हाजरा, ये तो थी ही ना भाई। अरुणा आसफ अली, ये तो सब कुछ कर रही थी, रेडियो वेडियो संचालन कर रही थी। कनकलता बहुआ। देखो महिलाओं के नाम है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कीजिएगा। शांति घोष नहीं थी, ठीक है, शांति घोष नहीं थे। कर लेंगे। चलिए, ये शांति घोष वही है जिन्होंने एक जिलाधिकारी डीएम को गोली मारी थी। बंगाल की बच्ची थी ना, ये दो स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं थी, शांति घोष और सुनीति चौधरी। मैं नाम लिख दे रहा हूँ, शांति घोष और सुनीति चौधरी। खतरनाक काम कर डाला था इन दोनों ने। ये 1931 की बात है, ठीक है, 1931 की। डीएम को जब गोली मारी थी, बंगाल की थी, स्कूल छात्राएं थी। 49 देखिए, सहायक नदी और नदी, मंजरा याद आ गया, मजा आ गया पढ़ के। कहाँ की है? गोदावरी की है ना? गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। प्राणहिता पढ़ के मजा आ गया, क्योंकि करंट पीडीएफ में हम लोग ये सारी चीजें पढ़ते रहते हैं। करंट में भी जीएस पढ़ते रहते हैं। प्राणहिता भी गोदावरी की है, महानदी की नहीं है। गलत तो यही हो गया। प्राणहिता कहाँ की है? गोदावरी की। कहाँ की नहीं, किसकी ट्रिब्यूटरी है? मैं गलत शब्द बोल रहा हूँ। बाकी भी याद रखिए, हेमावती कावेरी की है, मालप्रभा कृष्णा की है, ठीक है। 50 देखिए, किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं? 2024 का पेपर पढ़ा था, प्रयाग क्वेश्चन पूछा था ना प्रयाग पर। अब यहाँ से अगर पढ़ते 2023 रिवाइज करते तो वहां पे मिलता ना। खैर आसान क्वेश्चन है, बट कहने का मतलब है कि फायदा देखिए आप प्रीवियस क्वेश्चन लगाने के, कि मिलते जुलते हैं क्वेश्चन, है ना। चलिए इसको जल्दी से कर लीजिए, आसान सा क्वेश्चन है। अलकनंदा कॉमन नदी है सारे प्रयाग में, ये तो आपको पता है, अलकनंदा कॉमन नदी है। अगर अलकनंदा नहीं है किसी प्रयाग में तो फिर वो प्रयाग नहीं है। ये भी हम लोगों ने सीखा था 2024 के पेपर में। अलकनंदा भागीरथी ये तो मेन है, गंगा नदी बनती है ना इसी से, देव प्रयाग। इन्हीं दो नदियों से मिलके गंगा रिवर बनती है, गंगा रिवर। अलकनंदा भागीरथी कहाँ पे मिल रही है? देव प्रयाग में। वहां के बाद से रिवर जो हो जाती है गंगा। चलिए 51 देखिए, लेटराइट सॉइल के बारे में। लेटराइट जैसे ही शब्द पढ़ते हैं तुरंत 5-6 बातें तुरंत याद आना चाहिए, है ना, लेटराइट की। कैसी सॉइल है? ये फर्टाइल सॉइल में तो होती नहीं है। फर्टाइल सॉइल में तो होती नहीं है ना, ये फर्टाइल में, सॉरी, फर्टाइल सॉइल तो ये होती नहीं है। लेकिन कुछ कुछ चीजें इसमें हो जाती हैं। चाय हो जाती है, कपास भी हो जाता है इस पर, है ना, मसाले भी हो जाते हैं। और रेनफॉल बहुत होती है इस रीजन में, जिस रीजन में लेटेराइट होती है।
रेनफॉल की वजह से लेटराइट हो जाती है वो। रेनफॉल होगा तो जो इसमें न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व, नाइट्रोजन हुआ, फास्फोरस हुआ, पोटेशियम हुआ, ये तो सब बह जाएगा ना। तो इसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, ये भी आप जानिए लेटराइट के बारे में। और आप डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे लेटराइट का, तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वेस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट है। और आपको लेटराइट का अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखना है तो ये मिलेगा, वेस्टर्न घाट के भी वेस्ट में है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में भी है, लेकिन ये मेजर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको यहाँ दिखेगा। ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़िए, यह मिट्टी उच्च तापमान भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। अभी सीख लिया आपने, फटाक से क्वेश्चन लगा देंगे। पहली बात तो ठीक है। दूसरी बात है, इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है। आपने कमी किसकी देखी है? न्यूट्रिएंट्स की देखी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे मिनरल्स गायब हो जाते हैं, है ना। लेटेराइट में अगर कपास हो रहा है, चाय हो रहा है, मसाले हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो न्यूट्रिएंट्स होगा ना, तब तो हो पा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि सब कुछ गायब हो गया बारिश से। अब सॉइल है, सॉइल एक कंपाउंड है, तो सॉइल में कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो कुछ ना कुछ में क्या क्या होता है ये मैं बता दे रहा हूँ। आयरन होता है, भले ही एनपीके बह जाता है कोई दिक्कत नहीं, एल्यूमिनियम होता है। तो लेटराइट में एक बात अगर आप जानते हैं कि न्यूट्रिएंट्स की इसमें कमी होती है, पोषक तत्व तो बह जाते हैं पानी की मात्रा ज्यादा बारिश से, तो उसमें फिर होता क्या है ये भी तो माइंड में रखिए ना। तो फेरस का कंटेंट होता है उसमें, एल्यूमिनियम का कंटेंट होता है। सीख लिया आपने। तो कमी नहीं होती है, ये पर्याप्त होता है। ठीक है, ये पर्याप्त होता है। दूसरी बात इन्होंने यहाँ पे गलत लिख दी थी, पहला ऑप्शन सही है। 52 देखिए, पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडल स्तर में, ये स्तर में रहती है? वेरी इजी, ट्रोपोस्फेयर, सॉरी स्ट्रेटोस्फेयर हो जाएगा। ठीक है, हाइट बताएंगे ये स्ट्रेटोस्फेयर की, 10 से 50 किलोमीटर ऊंचाई। 53 फटाक से कर लीजिए, आसान सा क्वेश्चन है। आपने सिहाबाई के नाम देखा था अभी, नासिक, महाबलेश्वर, यमुनोत्री। महाबलेश्वर फटाक से किसको लगा दो? कौन निकल रहा है भैया महाराष्ट्र से? गोदावरी को पढ़ते हो, किसको पढ़ते हो? मैच कराइए जल्दी से। अब इससे आसान क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा यार। यमुना, यमुनोत्री हो गई, एक का 4 हो गया, कृष्णा का महाबलेश्वर हो जाएगा। गोदावरी कहाँ से निकल रही है? नासिक पढ़ते हो, महानदी, सिहाबा। ठीक है, 4321 हो जाएगा। 4321 ठीक है। 53, सॉरी 54 देखिए, कट नहीं रहा है ना। दक्षिण पश्चिम मानसून, साउथ वेस्ट मानसून। जल्दी से मैप बना लीजिए और यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे हम लोग। ये आता है साउथ वेस्ट मानसून की हवाएं। ठीक है, जून के मंथ में, जून के मंथ में ये केरल है, केरल के तट पर टकराती हैं। फिर यहाँ से कुछ हवाएं, चूंकि यहाँ पे पहाड़ी है ना बहुत बड़ी, वेस्टर्न घाट, तो कुछ हिस्सा यहाँ पे ऐसे निकल जाता है हवाओं का, ऐसे निकल जाता है। फिर यहाँ पे भी विंध्यान है, यहाँ पे भी एक पहाड़ी है सतपुड़ा, तो फिर ये हवाएं इसमें घुस जाती हैं। और एक स्ट्रीम जो है, एक ब्रांच जो है इन हवाओं की, साउथ वेस्ट मानसून की, ये यहाँ से निकल जाती हैं। फिर ऐसे घूम के आती हैं, नॉर्थ इंडिया में एंटर करती हैं। इनकी भी फर्दर ब्रांच होती है, फिर नॉर्थ ईस्ट में भी निकल जाती हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, साउथ वेस्ट मानसून जब एंटर करता है, भारत में आता है, तो चूंकि तमिलनाडु तो ये छाया प्रदेश हो गया ना इस वेस्टर्न घाट का, तो वेस्टर्न घाट चूंकि इतना ऊंचा है कि वो तमिलनाडु में बारिश नहीं कर पाती हैं। तो पहले राउंड में तो बारिश नहीं हो पाती है तमिलनाडु में। जब ये वापस होता है मानसून, रिट्रीट होता है, रिट्रीट बोलते हैं वापस आने को, रिट्रीट बोलते हैं। जब मानसून वापस आता है, तब जाके इस तरफ से जब इम्पैक्ट होता है, तब जाके तमिलनाडु में वर्षा होती है। ठीक है, कथन पढ़िए। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। अब तो आपने सब सीख लिया ना, अब तो फटाक से कर लोगे इनको। बिल्कुल शुष्क रहता है, बारिश ही नहीं होती है, वो तो रिट्रीट में होता है। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समांतर स्थित है, और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। कारण भी सही है, यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन। 55 देखें, रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है।
बेतवा नदी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। बेतवा और केन लिंक प्रोजेक्ट भी ऑपरेशन में है। बेतवा नदी प्रयागराज के पास, प्रयागराज में नहीं मिलती है भैया, हमीरपुर के पास मिलती है, ठीक है। हमीरपुर। दूसरी बात गलत है, पहली बात सही है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य, चंद्रप्रभा से चंद्रभागा याद आ गया। चंद्रभागा किस नदी का नाम है, जल्दी से बताइए। मैंने आपको शायद करंट अफेयर्स में सिखाया है, चिनाव रिवर को बोलते हैं। चंद्र अलग रिवर है, भागा अलग रिवर है, दोनों मिलती हैं तो चिनाव बन जाती है। जैसे अलकनंदा और भागीरथी गंगा बनाती है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है, बनारस में है ना, चंदौली में। ये ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, चंदौली 57 पास है, मिला दीजिए जगह। नीति है, माना है, अघिल है, दीफू है। अघिल हो सकता ना सुना हो, बाकी तीनों तो सुने हैं। नीति हुआ, माना हुआ, ये दोनों ही उत्तराखंड में है। हिमाचल प्रदेश तो ये गलत हो गया, डी ऑप्शन गलत हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, सुमिलित बताना था तो सी ऑप्शन सही है। दीफू कहाँ पे है। दीफू ये अरुणाचल प्रदेश में है। 58 में देखिए यहाँ पे सेवाना समुद्र और कल्पक्कम के बारे में पूछा है। कल्पक्कम यार एक प्लांट है, आपको पता है। प्लांट पौधे वाला प्लांट नहीं, ठीक है। न्यूक्लियर प्लांट है, ठीक है, न्यूक्लियर प्लांट। कहाँ पे है, तमिलनाडु में, ठीक है। और सेवाना समुद्र ये कहाँ पे लाई करता है, ये कर्नाटक का है प्रोजेक्ट। और ये हाइड्रो पावर है। हाइड्रो पावर यानी बिजली बनती है और पानी की सहायता से, ठीक है, टरबाइन चलाते हैं पानी गिरा के। तो सेवाना समुद्रम जल शक्ति और कल्पक्कम नाभिकीय है, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 59 देखें, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बताइए राज्य का जो कुल जियोग्राफिकल एरिया है, उस टोटल एरिया में 12.8% वन है, ये बोल रहे हैं ऐसा। तो इसके लिए तो हम लोगों को 2023 की रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी, है ना। ISFR रिपोर्ट 2023। पीसीएस में हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से मिल जाए, 2-3 क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि आरओ में क्वेश्चन नहीं दिखे हैं। तो कोशिश कीजिएगा, इसको रिवाइज कर लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। पेड ग्रुप पे मैंने PDF प्रोवाइड कराई थी आपको, इसका वीडियो भी अवेल कराया था, तो उसको देख लीजिएगा। अब जहाँ जो भी कंटेंट हो आपके पास, कोई भी मंथली मैगजीन होगी तो वो उसमें भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंपाइलेशन जो है ना आपके पास करंट अफेयर्स का, उसमें भी मिल जाएगा। तो इसके जो सारे फैक्ट्स हैं वो रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक। तो ये जो डेटा लिख रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा डेटा है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग लगभग 13% वन नहीं है। ये जो एग्जैक्ट डेटा है, मैं 2023 की रिपोर्ट के अनुसार बता रहा हूँ, ठीक है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है 2023 की रिपोर्ट के अनुसार बता रहा हूँ। ये डेटा है 6.24 का, 6.24%, ठीक है। ये बात गलत होगी। जौनपुर, गाजीपुर, बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है, ये बोल रहा है। दूसरा स्टेटमेंट डाइजेस्ट हो रहा है, बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होगा। ये भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी जिले में कोई फॉरेस्ट लैंड ही नहीं है, और वो भी यूपी के। यहाँ पे तो दोनों बातें गलत हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, इसको देखिए, 60 को देखिए। पोर्ट है और चाइना से मिला दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं मैपिंग के। मैपिंग वाली सीरीज देख लीजिएगा, ठीक है, पुरानी टेस्ट सीरीज है, उसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके मैपिंग से बन जाएंगे, प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, बहुत नीचे की तरफ जाएंगे तो दिख जाएगी, क्योंकि वो 2-2.5 साल पहले रिकॉर्ड किया गया था। बट आपको एक एक चीज वहां पे दिखेगी, ठीक है। मैप देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं दिखाऊंगा वहां पे, मैंने दिखाया है आपको सारी चीजें, तो आपकी मेहनत बच जाएगी। इसको मिला दीजिए जल्दी से, रोटरडेम कहाँ पे है। बहुत कॉमन जगह है ये तो, जो हम लोग पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं न्यूज़पेपर में, करंट अफेयर्स में। इगार का जो बंदरगाह है वो रसिया का है, ठीक है, चाइना का नहीं है, ये रूस का है। रोटरडम नीदरलैंड, ठीक है। मोंटेविडियो उरुग्वे, जकार्ता इंडोनेशिया, बाकी 3 ऑप्शन जो बहुत आसानी दिए थे, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी इसमें, ठीक है। बंदरगाह भी है, ये कैपिटल भी है। 61 देखिए, बेंगुला प्रशांत महासागर की एक कोल्ड करंट है। वार्म करंट और कोल्ड करंट, इनको रिवाइज कर लीजिएगा। गूगल कीजिए और बस करंट लिख दीजिए, ओशियनिक करंट। इमेज पे क्लिक कर दीजिएगा, सारा आपको दिख जाएगा, ठीक है। एक ही इमेज में सारी करंट्स दिख जाएंगी। अलग अलग कलर में रहता है, तो समझने में आसानी रहती है, सारी रिकॉल हो जाती है एक ही बार में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट दिख रहे हैं, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट। एक करंट यहाँ पे है, एक करंट यहाँ पे है ना।
ये वेस्टर्न हिस्सा है, ये ईस्टर्न हिस्सा है, ये वेस्टर्न है, ये ईस्टर्न है। ये अटलांटिक ओशियन है। और यहाँ पे क्या है, राइट साइड ईस्ट में कौन सा सागर है? या तो अरब सागर है या फिर इंडियन ओशियन लिख दे रहा है। ठीक है, इंडियन ओशियन लिख दे रहा हूँ, इंडियन ओशियन। अब बताइए, इंडियन इंडियन ओशियन की तरफ कौन सी करंट फ्लो करती है यहाँ पे अफ्रीका तट में, और वेस्ट की तरफ कौन सी फ्लो करती है? आसान क्वेश्चन है ये तो। और दूसरी बात है, यदि सूर्य, इसको मैं अभी होल्ड कर दे रहा हूँ, आप लोग सोचिए, यदि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में हो तो यह स्थिति लघु ज्वार की होती है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत आसान भी है। इफ द सन एंड अर्थ एंड मून आर इन द स्ट्रेट लाइन, सन है, अर्थ है और मून है, एक ही लाइन में है अगर, तो एक कैसी स्थिति बनती है? आप इमेज से ही सब कुछ पता कर सकते हैं। ठीक है, एक कंडीशन में ऐसा बना रहा हूँ, ये अर्थ है, ये सन है, ये अर्थ है, ये मून है। अब ये परपेंडिकुलर की स्थिति में है। अब बताइए यहाँ पे कौन सी स्थिति बनेगी? तो जो सबसे आसान है ना, उसी को पकड़ लीजिए, महासागरीय लवणता, ओशियनिक सैलिनिटी। ये बोलना है कर्क रेखा और मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। ये बात तो सही है, जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, वेपराइजेशन ज्यादा रहेगा, वहाँ पे सैलिनिटी ज्यादा रहती है। क्योंकि आपको पता है कि सैलिनिटी जो होती है, लवणता जो होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। ठीक है, तो जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा रहेगा वहाँ पे सैलिनिटी बढ़ेगी। आप पोल की तरफ जाएंगे, चाहे नॉर्थ साइड हो चाहे वो साउथ हेमिस्फीयर साइड हो, तो घटती जाएगी सैलिनिटी। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। बेंगुला जो प्रशांत महासागर की, ये देखो प्रशांत महासागर लिखा है यहाँ पे, अभी मैंने मैप से आपको बताया है। यहाँ पे कहाँ आपको प्रशांत महासागर दिख रहा है? पैसिफिक ओशियन थोड़ी ना है। गलत हो गया ना ये ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन भी गलत है। और ये जो चौथा पॉइंट लिखा है, इसमें आप लोग जानिए कि 24 घंटे में 2 बार ज्वार आते हैं और 2 बार भाटा आता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन भी गलत है, जो सही है वो सी ऑप्शन है, सही बताना था यहाँ पे। 62 देखिए, संयुक्त राज्य क्या लिखा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए और मेक्सिको के बीच में सीमा स्थित कौन सी नदी बनाती है? बहुत आसान से क्वेश्चन है ये तो, बताइए। रियो ग्रांडे ना, सारे क्वेश्चन मैपिंग में है। 63 देखिए, निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए। इसको मिला दीजिए जल्दी से। ग्रेट सैंडी कहाँ पे है? ये ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया में। सहारा डेजर्ट आप अफ्रीका में देखते हैं। गोबी मरुस्थल कहाँ पे देखते हैं? चाइना में। कि ये भी बॉर्डर पे है कहीं, चाइना के और मंगोलिया के? ये क्वेश्चन ना प्योर मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन है। आपने मैप को अगर सही से ऑब्जर्व किया है तभी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है, सबसे छोटे से सबसे विस्तृत। तो इसमें एक ऑप्शन तो बड़ा आसान है ना? एक ऑप्शन तो इसमें बड़ा आसान है, वो है सहारा मरुस्थल, जिसका साइज सबसे बड़ा होगा, मैप पे दिखता भी है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। तो तीसरा जो है वो सबसे बाद में होगा, क्योंकि सबसे विस्तृत तक बताना है ना। तो तीसरा जिसमें सबसे लास्ट में है वो सही होगा, तो इसको काट दीजिए। एक ऑप्शन हमारा डिलीट हो गया। बाकी तीनों को भी अगर माइंड पर जोर दीजिए तो कुछ कुछ आपको इमेज दिखेगी, तो शायद क्वेश्चन कर ले जाए। सबसे छोटा है ग्रेट सैंडी। ठीक है, सबसे छोटा है ग्रेट सैंडी। उसके बाद फिर जो बड़ा है वो अरेबियन है। फिर इस सॉरी, इसके बाद गोभी में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ग्रेट सैंडी, इससे बड़ा है गोभी, इससे बड़ा है अरेबियन। मैं उल्टा लिख दे ऐसे कर दे रहा हूँ, ये साइन मैंने उल्टा बना दिया था, और सबसे बड़ा है सहारा डेजर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 1, 4, 2 और 3। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। ठीक है, 64 देखें। फिलीपाइंस में नारियल एवं गन्ने की कृषि का विकास जो है, इसका श्रेय किसको जाता है? फिलीपींस के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा था करंट अफेयर्स में, मैंने रेलिवेंट टॉपिक पीडीएफ सेक्शन में ही प्रोवाइड किया था। काफी चीजें फिलीपींस के बारे में, अभी ब्रह्मोस के बारे में हम लोगों ने 24 वाले क्वेश्चन पेपर में किया है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो कैसी मिसाइल है? सुपरसोनिक है। ठीक है, सुपरसोनिक है, हाइपरसोनिक नहीं है, आपको अभी ध्यान रखना है। क्योंकि हाइपरसोनिक जो है अभी बन रही है, अंडर डेवलपिंग स्टेज में है अभी, अंडर डेवलपिंग स्टेज में। रेंज कितनी है? 290 किलोमीटर।
फिलीपींस को हैंड ओवर की गई है। फिलीपींस पहला देश बना, पहला विदेशी देश बना जहां पर जिसको ब्रह्मोस मिसाइल दी गई है। ठीक, इस क्वेश्चन को देखिए। ये जो है नारियल और गन्ने की कृषि का विकास का श्रेय जाता है स्पेन और अमेरिकी वासियों को। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। 65 देखिए, किलीमंजारो, स्टैनली, हॉगर और टॉबकल, इसके बारे में भी पढ़े हैं, ये सब भी पीडीएफ में कवर कराते हैं। हॉगर हो सकता ना पढ़ा हो, ठीक है, स्टैनली ना पढ़ा हो। ये माउंटेन है और किस देश में इनकी लोकेशन ये बताना है। तो सबसे आसान तो किलीमंजारो है, तंजानिया लगा दीजिए, एक का 3 हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। टॉबकल, टॉबकल कहाँ पे, मोरक्को में, ठीक है, ये मोरक्को का है, बी का 1 हो जाएगा। एक ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन राइट है। सी का 4 है और हॉगर है अल्जीरिया में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कीजिए। 66 देखिए, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। लेक है और कंट्री है, बेकाल रूस में है, मिशिगन। ये जो 5 ग्रेट लेक्स पढ़ते हैं ना, 5 ग्रेट लेक्स, इनको 5 फिंगर लेक्स भी बोलते हैं। 5 फिंगर लेक्स, इन पांचों लेक्स में जो मिशिगन है, यही एक ऐसी लेक है जो कंप्लीट यूएसए के क्षेत्र में लाई करती है। और बाकी जो 4 लेक्स हैं वो यूएसए और कनाडा की बॉर्डर पर लाई करते हैं। ठीक है, ये पढ़ा होगा आपने। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, जो गलत है वो बताना है। ओनेगा जो है झील, ये रूस की झील है, ठीक है, रसिया, कनाडा नहीं है। यही गलत हो जाएगा। माराकाइबो बहुत आसान है, ये तो ऑयल के लिए फेमस है। ऑयल रिजर्व यहाँ पे बहुत ज्यादा है। ऑयल रिजर्व के लिए माराकाइबो लेक जो है बहुत फेमस है, बहुत रिजर्व है यहाँ पे। वेनेजुएला की जो इकोनॉमी है ना, काफी हद तक इस लेक पर टिकी है। 67 देखिए, अल नीनो के संदर्भ में बताइए। इसके बारे में हम लोग नॉर्मली जो पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, एक क्लाइमेटिक फिनोमेना होता है ना। और एक जो बेसिक बात है अल नीनो के बारे में कि ओशियनिक टेम्परेचर जो है ये एब नॉर्मली बढ़ जाता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने से स्पीसीज में तो यार देखो दिक्कत हो जाएगी। स्पीसीज का मतलब है कि इकोसिस्टम में, ओशियन में भी तो इकोसिस्टम है ना भाई, इकोसिस्टम में दिक्कत होगी। उस इकोसिस्टम में तमाम स्पीसीज रह रही होंगी। कुछ प्लांट किंगडम की होंगी स्पीसीज, कुछ एनिमल किंगडम की होंगी। तो बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं जो ज्यादा टेम्परेचर को रजिस्ट नहीं कर पाती हैं, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी समस्या है। जैसे एक स्पीसीज है प्लैंकटन। प्लैंकटन अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो प्लैंकटन तो फिर ये डेड हो जाएंगे ना। ये मात्रा इनकी बढ़ेगी नहीं घट जाएगी, मात्रा बढ़ेगी नहीं घट जाएगी। यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है। अब पेरू के तट पे आप ओशियनिक करंट भी पढ़ते हो। कौन सी ओशियनिक करंट करंट है, पेरू करंट ही है। पेरू करंट है ना, और पेरू करंट खुद एक कोल्ड करंट है। तो कोल्ड करंट होने के बावजूद भी वहां पर वहां का जो सरफेस टेम्परेचर है ओशियन का, वो बढ़ जा रहा है। मतलब एक कोल्ड करंट जो है ये डिस्प्लेस हो जा रही है। अल नीनो का ये कमाल है, इस कोल्ड करंट को डिस्प्लेस कर दे रही है। अगर ये डिस्प्लेस नहीं होती तो फिर पानी गर्म नहीं हो पाता ना, यही कोल्ड करंट पानी को ठंडा बनाए रखती। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। उसी की वजह से ये सारी चीजें आप देखते हो। अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है, ये बात ठीक है। और दूसरा पॉइंट है यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया, प्लैंकटन की मात्रा घटेगी, बढ़ नहीं जाती है, घट जाती है। ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाएगा ना टेम्परेचर राइज से। दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला सही हो जाएगा। केवल एक सही है। ठीक, चलिए। 68 है, दक्षिणी गोलार्ध में, साउदर्न हेमिस्फेयर में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। किसके कारण होता है भैया, कोरियोलिसिस फोर्स ही करता है। प्रेशर बेल्ट पढ़े हो ना, प्रेशर बेल्ट। प्रेशर बेल्ट से आपको 2024 के पेपर में भी 2-3 क्वेश्चन दिखे, 2023 में भी दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि भैया ये जो प्रेशर बेल्ट है इसको बढ़िया से पढ़ लिया जाए। तो इसको रिवाइज कर लेना, अगर समय हो तो टेक्स्ट बुक से अगर पढ़े हो कभी तो फिर से रिवाइज कर लेना जल्दी से। 69 है, निम्न में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र बताइए। ये नाम तो पढ़े हो ना, जयपुरिजिया। करंट अफेयर्स में हम लोग पढ़ते रहते हैं। यूक्रेन और रसिया बाढ़ की वजह से, खार्किव भी हम लोगों ने सुन लिया, और ये डोनेटस्क भी सुन लिया
की पहले से हम लोग जानते ही थे, कैपिटल है, यही था ना। तो सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र जो है यूक्रेन का, वो है डोनेट्स्क। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है। माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? माउंट न्यूमैन इन्होंने पूछा है, बताइए। ये है तांबा के लिए फेमस। ठीक है, कॉपर। 71 पुराना क्वेश्चन है, इसको हटाओ। 72 हटाइए। 73 हटाइए। निसार उपग्रह तो पढ़े हैं, करंट अफेयर्स में पढ़ाता रहता हूँ आप लोगों को। एन से है यहाँ पे नासा, और आई से है इसरो। अपर्चर रेडार समझ में आ रहा, कुछ याद आ रहा, वर्डिंग याद आ रही है निसार उपग्रह के बारे में जो पढ़ा था हम लोगों ने? तो निसार में ही दोनों का नाम छिपा हुआ है, इसरो। ठीक है, इसरो और नासा। 74 का हो जाएगा ए ऑप्शन। 75 हटाइए। 76 भी हटाइए। जी, संपदा मिनरल रिसोर्स के बारे में बताइए। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले, करंट का क्वेश्चन नहीं है, एक करंट में था उस समय पर। ये बात सही है बिल्कुल। भारत अनेक खनिजों यथा लिथियम, निकल और कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। क्रिटिकल मिनरल करंट पीडीएफ प्रोवाइड कराया हूँ, यहाँ पे देखिए। क्रिटिकल मिनरल में हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इंडिया की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। किसी कंट्री के साथ अभी ट्रीटी की भी बात हो रही है। ठीक है, हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, जब अवेलेबिलिटी ही नहीं है भारत की जमीन पर, तो इम्पोर्ट ही करना पड़ेगा। दूसरी बात भी यहाँ पर सही हो जाएगी, सी ऑप्शन राइट है। 78 देखिए, हटाइए इसको, पुराना क्वेश्चन है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, ये भी खैर पुराना है, बट नाटू नाटू तो पता है ना, कीरा बनी। 80 में क्या है, भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थित है? बता दीजिए जल्दी से। हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में। ये G20 अब खेल खत्म इनका, इसको भी हटाइए। पुराने क्वेश्चन है ना ये करंट अफेयर्स के, तो इनको जरूरत नहीं है पढ़ने की, इनको हटाइए। 85 देखिए, निम्नलिखित में से किसने स्पीयर बुक, स्पीयर पुस्तक लिखी है? प्रिंस हैरी। ठीक है, प्रिंस हैरी। इनका भी कोई मतलब नहीं है वैसे। अभी देखा होगा, न्यू पोप का नाम बताइए जल्दी से कमेंट करके। न्यू पोप कौन बन गए? जो पुराने थे उनका निधन हो गया ना, अब न्यू पोप का नाम बताइए। ये हटाइए, इसको भी हटाइए, इसको भी हटाइए। ये पुराने क्वेश्चन नहीं करेंगे हम लोग करंट अफेयर्स के, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। आएगा ही नहीं ना इतना पुराना अब। एक साल पुराना तक ठीक है, क्योंकि ये तो 2023 का ही पेपर है ना, तो 2023 के क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। ये तो वाला सब अभी देख ही लिया, अभी हाल ही में एक चीता चीता की मृत्यु भी हो गई, कोनो टाइगर रिजर्व में। मध्य प्रदेश में ही लाए गए थे ना? कहाँ से लाए गए थे? नामीबिया से लाए गए थे, कुछ साउथ अफ्रीका से भी लाए गए थे। चरण वन में, करंट में मैंने आपको बताया है, चरण वन, चरण 2। चरण 2 में कहाँ से लाए जाएंगे? कीनिया से लाए जाएंगे। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। और इसमें एक फैक्ट और हम लोगों ने पढ़ा था, चीता पुनर्वास, चीता पुनर्वास योजना कब लॉन्च की गई? जिस साल में लॉन्च किया गया था उसी साल चीता चीता लाए गए थे, 2023 है। इसको वेरीफाई करके बताना, है होमवर्क है आपका। 24 में वहीं पे चल रहा हूँ जो हम लोग को पढ़ना है, ठीक। 96 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? आसान सा क्वेश्चन, बताइए फटक से। समय दे रहा हूँ आप लोगों के लिए थोड़ा। एक्टीनियम, डी ऑप्शन ठीक है। 97 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, सीक्रेट होता है? वेरी इजी क्वेश्चन, इंसुलिन हो जाएगा। किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? डिप्थीरिया ये है, इसका नाम है टॉक्सवाइड। ठीक है, टॉक्सवाइड, इंग्लिश में देख लीजिएगा। 99, देखो ये क्वेश्चन पूछा था ना, mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड 19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है। एम का मतलब क्या था? माइक्रो था ना। आर ओ यार ने एम का मतलब वहां पे मैसेंजर भी बताया है, जो ऑप्शन में दिए थे। ये तो अभी पूछा है ना, 27 जुलाई को ही पूछा है प्रश्न तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड 19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है? मॉडर्ना। ठीक है, मॉडर्ना।
100 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता बायोडायवर्सिटी के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण? हैबिटेट। हैबिटेट ही उड़ा दो, सब कुछ खत्म हो जाएगा, है ना। बाकी कुछ देखना ही नहीं है। हैबिटेट उड़ा दो, रहने की जगह ही नहीं रहेगी, तो बाकी फिर क्या होगा? डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट हो जाएगा। पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार कौन है? देखो, इस बार का पेपर आपको लग भी रहा होगा कि हाँ आसान है। जाइलम पढ़ते हैं हम लोग, फाइलम पढ़ते हैं। जाइलम पढ़ते हैं, फाइलम पढ़ते हैं। जाइलम से जल याद रखें हम लोग, फाइलम से फल याद रखें। फल यानी फूड हो गया, यानी जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है वो फाइलम करता है। और लिक्विड मटेरियल को यानी वाटर को जो ट्रांसपोर्ट करता है वो जाइलम करता है। ठीक है। यहाँ पे परिवहन के लिए जिम्मेदार क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि नॉन कन्वेंशनल क्या होता है भैया? नॉन कन्वेंशनल यानी रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नवीकरणीय। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी, अच्छा कॉन्सेप्ट होता है ये। ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई है पानी में, है ना। ऑप्शंस पढ़िए सारे। पहला ऑप्शन है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए बीओडी को यूज करते हैं। ठीक है, यही तो है, वाटर बॉडी होना चाहिए, वाटर बॉडी। बाकी ऑप्शन में देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। वाटर पोल्यूशन एक तरीके से देखा जाता है। जलीय पौधा जिसे प्राय जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। बहुत आसान है, एजोला हो जाएगा, है ना। एजोला। एजोला क्या है? बायो फर्टिलाइजर है, बायो फर्टिलाइजर। निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, बी ऑप्शन। समुद्री शैवाल किसे किसके महत्वपूर्ण स्रोत है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। किसका स्रोत बन जाएंगे ये? आयोडीन के। आयोडीन के। निम्नलिखित में से कौन एक कीट भक्षी इंसेक्टिवोरस प्लांट? बहुत सारे होते हैं। एक तो बीनस फ्लाई ट्रैप होता है, देखा होगा आप लोगों ने, बीनस फ्लाई ट्रैप। नेफेंथीज भी है, नेफेंथीज भी है, बहुत सारे होते हैं। तो सबसे फेमस है ये वैसे, बीनस फ्लाई ट्रैप। मस्त फंसाता है किसी भी कीट को, छोटे छोटे स्पीसीज को, है ना। नाइट्रोजन की सप्लाई के लिए, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई के लिए, क्योंकि ये सब ऐसी जगह पे होते हैं ना जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, खासतौर से नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की सप्लाई जो है ना वो इन्हीं से करते हैं, प्लांट, ये सॉरी, इन्हीं ये जीवों से करते हैं, छोटे छोटे से कीड़े मकोड़ों से करते हैं। पकड़ने के बाद फिर क्या करता है वो? लिक्विड लिक्विड जो है वो सीक्रेट करता है, वो लिक्विड उस कीड़े की जो भी उसमें फंसा है उसको गला देता है पूरा। ठीक है। उसको फिर सप्लाई हो जाता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं उस कीड़े से मिल जाते हैं, कीड़ा मर जाता है। यहाँ पे देखिए 107 का क्या आंसर हो जाएगा? नेफेंथीस पढ़ते हो ना भाई? ठीक है, नेफेंथीस। इमेज का समय नहीं है, नहीं तो मैं इमेजेस भी लगा देता। मानव हृदय कितने चैम्बर होते हैं? मानव हृदय का पूछा है। हार्ट बहुत अच्छे से पढ़ा है आप लोगों को, अगर याद हो आपको। 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है, 4 चैम्बर। ये हटाइए। 110 देखिए, एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती हो, उसे क्या कहते हैं? एक भौगोलिक इकाई है जो पानी को इकट्ठा कर रही है, भंडारण कर रही है, पानी भी छोड़ रही है। ये क्या चीज है? तो बोला जाता है वाटर शेड, जल विभाजक। 110 देखिए, इंपॉर्टेंट एक्ट होता है जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम। चारों बताइए आप, मैं आपसे वायु का भी पूछ रहा हूँ, कमेंट करके बताइए। नहीं पता हो तो गूगल कीजिए, ठीक है, गूगल करके बताइए, खोज के बताइए, बट बताइए, कमेंट कीजिए। जल का ये 1974 है, ठीक है, 1974। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम की टाइप हम लोगों ने पढ़े हैं। ये लोटिक पूछे, मैं इसकी इमेज मुझे लगाना चाहिए, है ना, क्योंकि फिर समझ नहीं पाओगे। अब समय का भी इशू है, तो मैं यही कहूंगा यार आप लोगों से कि जिस जिस क्वेश्चन में मैं बोल रहा हूँ ना खोजने के लिए, तो वो देख लो। लोटिक, आप लोटिक लिखिएगा, लोटिक इकोसिस्टम, इमेज पे क्लिक कीजिएगा तो आपको इमेज मिल जाएगी। बाकी जो और टाइप है ना इकोसिस्टम के, एक नजर में रिवाइज हो जाएंगे। ठीक, एक नजर में आपको रिवाइज हो जाएंगे। तो ये तालाब लिख रहे हैं, दलदल, दलदल में कैसे ये इकोसिस्टम बनेगा, है ना। मार्सीर ये भी गलत है, नदी सही है, नदी सही है। 113 भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, जैसे नीरी इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट है ना, नीरी।
नेशनल इंस्टीट्यूट है इंजीनियरिंग एनवायरमेंट वाला, नागपुर में, याद आ रहा? ऐसी इसको भी याद रखा करें। ये कहाँ पे है? ये जामनगर में है, ठीक है, जामनगर में। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन सा है? सिल्क का पूछ रहे हैं। नेचुरल प्राकृतिक रेशम का एक घटक है नाइट्रोजन। रेगिस्तान में आवास आवास करने वाले जानवर क्या कहलाते हैं? स्थलीय बोलोगे या फिर जीरो पोल्स बोलोगे? मरुद्वत लिखा तो है यहाँ पे। यही हो जाएगा डी ऑप्शन। देखिए 116 आसान सा क्वेश्चन है, डिसीज है और सामने कारक है, फैक्टर। मलेरिया किससे होता है यार? परजीवी पढ़ते रहते हैं हम लोग। ठीक है, परजीवी और प्रोटोजोआ को अलग मत समझना। परजीवी प्रोटोजोआ को अलग मत समझना। नहीं तो सोचो कि यहाँ पे परजीवी है ही नहीं और हम मलेरिया परजीवी से पढ़े हैं। तो कंफ्यूज मत होना, डी का 2 हो जाएगा। ठीक है, डी का 2 एक ही ऑप्शन में है। डी का 2 एक ही ऑप्शन में है। बाकी और देख लीजिए, पैप्टिक अल्सर जो है ये वायरस से होता है। ठीक है, वायरल डिजीज है। डेंगू आसान था, डेंगू विषाणु से होता है। और फील पाओ ये कृमि हो जाएगा, बॉर्म हो जाएगा। 117 देखिए, पोषक स्तर बनते हैं ट्रॉफिक लेवल्स आर फॉर्म्ड बाय। ये भी इन्वायरमेंट का बहुत आसान क्वेश्चन है। खाद्य श्रृंखला हो जाएगा ना, खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से ऑर्गेनिज्म लिंक्ड इन फूड चेन। ये तो समझते होंगे ना। चलिए बताइए, इसी से संबंधित क्वेश्चन है। 10% रूल एनर्जी वाला। 10% रूल एनर्जी वाला किसने दिया था? जल्दी से कमेंट करके बताइए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रॉफिक लेवल का जो रहता है ना, ये ट्रॉफिक लेवल है, पहला है, दूसरा है, ये फिर टॉप हो जाता है। ठीक है, अलग अलग स्पीसीज लाई करती हैं हर ट्रॉफिक लेवल में। तो एनर्जी जो ट्रांसफर होती है वो कितना होता है? 10% होता है कि 90% होता है? ये भी कमेंट करके बताइए, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी बताइए। दो यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। कमेंट वमेंट तो यार आप लोग करते नहीं हो, या तो सर्च नहीं करते हो, है ना, या फिर जरूरत नहीं लगती है आप लोगों को। देखिए, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। ये पूछ रहे हैं नेशनल पार्क्स में जेनेटिक डाइवर्सिटी को कैसे मेंटेन किया जाता है। तो एनवायरमेंट में प्रोटेक्शन के स्पीसीज को प्रोटेक्शन करने के लिए आप लोगों ने दो मेथड पढ़े रखे हैं। एक को बोलते हैं इंसिटू और दूसरे को बोलते हैं एक्सिटू। ठीक है, इंसिटू, इनसे समझ में आ रही चीजें और एक्स से भी समझ में आ रही हैं। एक्स का मतलब हो गया बाहर, ठीक है। इनका मतलब हो गया अंदर। इनका मतलब अंदर तो है, लेकिन इसको ऐसे समझिएगा कि जो जिस जानवर का जो उसका नेचुरल हैबिटेट है, यानी प्राकृतिक आवास है, अगर वो वहीं पे रह रहा है, ठीक है, वहीं पे रह रहा है, तो ऐसे को बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। जैसे नेशनल पार्क्स में जो आप देखते हैं आवास, वो नेचुरल हैबिटेट है। ठीक है, स्पीसीज अपने नेचुरल हैबिटेट में रहती है। जैसे एक एग्जांपल बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है, ये भी इन सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड किया जा रहा है स्पीसीज को। वही चीज अगर आप एक्स टू में देखेंगे, तो एक्स टू तो ये बाहर की चीज है, यानी जो उनका नेचुरल हैबिटेट है उससे निकाल के स्पीसीजों को एक इंसानों के द्वारा बनाया गया आवास, ठीक है, इंसानों के द्वारा बनाया गया आवास, इसी को बोलते हैं एक्स टू। जैसे एग्जाम्पल में जू हो सकता है, चिड़ियाघर हो सकता है, ठीक है, लैब, ये जो केमिकल, ये जो रासायनिक लैब होती है ना, लैब में स्पेसिमेन रखते हैं स्पीसीज के। तो ये भी क्या है, ये इन सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। लैब हुआ, चिड़ियाघर हुए, जू हुआ। जू में नेचुरल हैबिटेट थोड़ी ना मिलता है, छोटी सी जगह में वो रहते हैं, है ना, तो उसको नेचुरल हैबिटेट नहीं बोल सकते। तो चूंकि यहाँ पे इन्होंने नाम लिख ही दिया है राष्ट्रीय उद्यान, तो राष्ट्रीय उद्यान तो इंस्टीट्यूट में आ जाएगा ना, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है। 119 देखिए, भारत के किस भाग में हांगुल नाम का हिरण पाया जाता है? ये तो स्टेट एनिमल है जम्मू कश्मीर का। हांगुल ये डियर है, ठीक है, अच्छा लिखा तो है। ये डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। चलिए नेक्स्ट कीजिए। 120 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? पॉल्यूटेंट जो हम लोग पढ़ते हैं, एक प्राइमरी पढ़ते हैं, दूसरे सेकेंडरी पढ़ते हैं। प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या होता है और सेकेंडरी क्या होता है? मैं आप लोगों को ये सारी चीजें करंट अफेयर्स पीडीएफ में पढ़ाता रहता हूँ, करंट वीडियोस में। प्राइमरी पॉल्यूटेंट वो होते हैं जो जिस रूप में निकलते हैं उसी रूप में पर्यावरण में या फिर वातावरण में बने रहते हैं। ठीक है, जिस रूप में निकल रहे हैं, जिस रूप में निकल रहे हैं उसी रूप में ये बने भी रहते हैं, उनकी फॉर्म चेंज नहीं होती। इनको बोलते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट। और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट से रिएक्शन करते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन करके बनते हैं। वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन भी हो सकती है
वो रिएक्शन रिडक्शन की भी हो सकती है। ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा, बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है, तो ये फेकल मैटर, तो ये बायोडिग्रेडेबल है। यूरेन भी बायोडिग्रेडेबल है। डोमेस्टिक वेस्ट भी बायोडिग्रेडेबल है। कीटनाशक यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कीटनाशक यहाँ पे, क्योंकि ये केमिकल है ना। और पेस्टिसाइड में बहुत सारी चीजें ऐसी भी रहती हैं जो बायोडिग्रेड नहीं होती हैं। 21 देखिए, ये पुराना क्वेश्चन हो गया, 2023-24 नहीं पढ़ना है हम लोगों को बजट। देखो 122 ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, 2024 में भी क्वेश्चन पूछा था। ये पेपर जरूर देखते रहना प्रीवियस वाले भैया, ठीक है, बहुत हेल्प मिलेगी आप लोगों को। 2024 में हम लोगों ने एक क्वेश्चन वहां पे आया था मालथस का। ठीक है। मालथस का, मालथस की जो थ्योरी है पॉपुलेशन पे, तो एक क्वेश्चन आपने 2024 में भी देखा। अब 2023 अगर रिवाइज करते तो 2024 वाला है मालथस वाला क्वेश्चन सही हो जाता। ठीक। अब एज इट इज ये क्वेश्चन नहीं था, लेकिन मालथस पे क्वेश्चन था, तो ऐसे क्वेश्चन ये फंसते हैं, एज इट इज नहीं फंसते हैं। तो मालथस की थ्योरी क्या थी, यहाँ पे देखिए। ये जो है उपर्युक्त जनसंख्या सिद्धांत, इंग्लिश में पढ़ते रहिए, उपर्युक्त नहीं, सॉरी, उपयुक्त, ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी। ये प्रिंसिपल था एडविन केनन का। ठीक है, एडविन केनन का, फ्री हो जाएगा। सामाजिक अपसमायोजन सिद्धांत यानी सोशल मल एडजस्टमेंट थ्योरी, ये था हेनरी जॉर्ज का। ठीक है। ये अलग से आपको चारों को पढ़ना है सेपरेटली, हो सकता है अलग अलग क्वेश्चन ही पूछ ले। अब जो यहाँ पे तो चारों इन्फॉर्मेशन एक साथ पूछ लिया। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत यानी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, ये था थॉमसन साहब का। ठीक है, ये थॉमसन साहब का था, ये बन हो गया। और आपको पॉपुलेशन फूड सप्लाई रिलेशनशिप थ्योरी, ये था मालथस जी का, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछा था 2024 में। मैं आपको याद करा देता हूँ अभी। मालथस यानी टू। मालथस क्या कहते हैं कि फूड की जो फूड का जो प्रोडक्शन हो रहा है, फूड का जो प्रोडक्शन होता है वो अर्थमेटिक होता है। ठीक है, ये अर्थमेटिक होता है। अर्थमेटिक का मतलब 1 2 3, फिर 4, मतलब ऐसे यूनिट में बढ़ेगा। लेकिन जो पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रही है दुनिया भर में, पॉपुलेशन ग्रोथ जो होती है वो चलती है जियोमेट्रिक। ठीक है, वो चलती है जियोमेट्रिक। इसका मतलब है कि 1 से 2 होगा, 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, 8 से 16 होगा, 16 से 32 होगा, 32 से 64 होगा। तो यहाँ पे फूड सप्लाई देख लीजिए और पॉपुलेशन देख लीजिए, खाना कम है, खाने वाले बहुत ज्यादा है। ऐसा बताया था माल्थस साहब ने, और वो आज सही दिखता भी है। ठीक है, ये मिला लेंगे अब। 123 देखिए, संसाधनों के उपयोग और भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं। तो इन्वायरमेंट से तो आसान आसान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में नहीं आता है कोई बात नहीं, उसको दोबारा पढ़िए, समझ में आ जाएगा। संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं, बताइए। इसी को तो बोलते हैं सतत विकास। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो रिसोर्स अवेलेबल हैं हमारे पास, उनको हमें ऐसे यूज करना है कि पूरा खत्म नहीं कर देना है। ठीक है, उनका ऐसे यूज करना है कि वो सारे रिसोर्स अगली पीढ़ी भी पा सके। ठीक है, अगली पीढ़ी भी उन रिसोर्स का फायदा उनको मिल सके। ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 124 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अब तो कोई भी अचीव नहीं हो पा रहा 2030 तक। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। जो हम लोग 17 गोल पढ़ते हैं उन्हीं में से एक इन्होंने पूछ लिया कि कौन सा गोल नहीं है। आप जेंडर इक्वलिटी पढ़ते ही हो, एक गोल है। जीरो हंगर पढ़ते ही हो, एक गोल है। गुड हेल्थ और वेलबींग पढ़ते ही हो, ये भी एसडीजी है ना। लेकिन स्पेस रिसर्च का 17 में से ऐसा कोई भी गोल नहीं है। ठीक, क्लियर है। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए देखिए, ये याद है ना, ये एसडीजी 2 जो है, ये तो जीरो हंगर है ना, मैं लिख दे रहा हूँ SDG नंबर 2। और अगर अच्छा स्वास्थ्य और इसकी बात करें तो ये SDG नंबर 3 है, गोल नंबर 3 है। ठीक है। और ये जेंडर इक्वालिटी की जो बात है, ये गोल नंबर 5 है। हो जाएगा। चलिए 125 कीजिए। देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। बात तो सही है, कहीं भी गलती नहीं है इसमें। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलित बना रहता है, ये तो उल्टा लिख रहे हैं, अरे कारण तो वहां गलत है।
ठीक है, बहुत ज्यादा सोचना ही नहीं है। आर गलत हो गया। जहां जब तक ये दो ऑप्शन है सीओडी अगर उत्तर मिल रहा है तब तो आसान है। सबसे कठिन हो जाता है ए ऑप्शन, क्योंकि ये चीज तो ठीक है, दोनों सत्य हैं या फिर दोनों असत्य हैं, एक सत्य है एक गलत है, ये आसान है पहचानना। कठिन हो जाती है यहाँ पे चीजें, है ना, कि व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये मतलब जल्दी पहचान में नहीं आता है, कभी कभी गलती हो जाती है। 2022-23 के लिए ये हटाइए। 127 देखिए, आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान क्या है। मानव संसाधन ही तो सब कुछ है यार, है ना, बताइए। पढ़ लीजिए पहले। इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव, और जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव, दोनों ही है, इंटर रिलेटेड है। ठीक, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 128, भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था। एक्चुअल क्वेश्चन है। वैसे हम लोग 1872 पढ़ते हैं, 1872 लॉर्ड मियो के काल में, है ना, लॉर्ड मियो के काल में। लेकिन इसको एक जैसे बोलते हैं ना, रेगुलर सेंसस नहीं था ये, है ना, नियमित जनगणना नहीं थी। रेगुलर जो सेंसस था वो 1881 में शुरू किया गया था। ठीक, 1881 में। अब देखो क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ पूछा नहीं है कि वो फर्स्ट टाइम का पूछ रहा, मतलब ये रेगुलर पूछ रहा है या फिर 1872 जानना चाह रहा है। तो इसका क्या उत्तर लगाया जाए बताइए। अब 72 के नजदीक जाएंगे तो 1871 है, और एक डेटा तो बिल्कुल करेक्ट ही है, 1881। तो डी ऑप्शन भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सर्वप्रथम इन्होंने लिख दिया, तो 1881 में तो नहीं जा सकते। 1872 चूंकि यहाँ पे लिखा नहीं है, तो 1871 लगा देते हैं। खैर गलत है, कमीशन ने यही आंसर दिया था, उनकी आंसर की में यही आंसर है, बट ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन रहा होगा। 129 देखिए, देखो यहाँ पे एसडीजी पूछ ही लिया। 17 मेन गोल, 169 सब गोल्स, ठीक है, 2030 अचीवमेंट टारगेट। एसडीजी 13 पूछा, 10 पूछा, 13 पूछा, 14 पूछा, 15 पूछा। सभी को मैंने इमेजेस के साथ दिखाया है। लाइफ ऑन लैंड भी दिखाया आपको, है ना, लाइफ विद इन वाटर भी दिखाया। ये सारे गोल्स हम लोगों ने पढ़ के रखे हैं। एसडीजी नंबर 10 जो है ये असमानताओं में कमी है। ये कौन सा है, 10 नंबर गोल है, ये जो लिखा है पानी के नीचे का जीवन, लाइफ बिलो वाटर। बहुत आसान है। ये आपका 14 है, ठीक है, ये 14 है। और जमीन पर जीवन जो है ये 15 है। और जलवायु क्रिया जो है ये एसडीजी नंबर 13 है। तो देखो आपने यहाँ पे एक चीज आप देख रहे होंगे कि सारे गोल जो है वो एनवायरमेंट से संबंधित है ना। एनवायरमेंट से संबंधित पूछा है इन्होंने, 4 गोल बना के। अभी मिला लेंगे, चलिए मिला लीजिएगा। यही पर्पस था सीखना, वो सीख लिया। 130, द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी। द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी फैक्चुअल क्वेश्चन है। क्या इसका करेक्ट आंसर है बताइए। मिडल साहब है क्या, गुन्नार मिडल, ये भी बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, थे मतलब। इनको तो जान ही रहे हैं, एडम स्मिथ को, अमर्त्य सेन को भी जान रहे हैं। चारों ही नाम इकोनॉमिस्ट के ही लिखे हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है। जननी की सुरक्षा करनी है, और जननी जिसको जन्म दे रही है उसका क्या, वो भी तो ऑप्शन में लिखा है। तो दोनों को ही बचा लेंगे, माता माता को भी बचा लेंगे, माता जिसको जन्म दे रही है उसको भी बचा लेंगे। यानी मातृ मृत्यु दर, जिसे बोलते हैं एमएमआर, और नवजात मृत्यु दर। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। आगे चले। इस स्कीम को याद रखें, 2005 में इसको स्टार्ट किया गया था। 132, रियो शिखर सम्मेलन, सब रिपीटेड क्वेश्चन है ना। 132 में पूछा गया है आपसे कि रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित किससे था। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कीजिए। 133 है संधारणीय विकास, फिर से सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। भारी भरकम यहाँ पे ऑप्शन है। वैश्विक सूचक संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकीय व्यवस्थाओं द्वारा
प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। और आगे पूछ रहे हैं, वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में चतुर्वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य के विषयों को पुनर्वलोकन हेतु प्रस्तुत की जाती है। रिपोर्ट्स के बारे में एक्चुअली पूछा है, ठीक है। रिपोर्ट का चैनल क्या है ना, चैनल पूछा है कि कैसे कैसे रिपोर्ट जा रही है, कौन उसको फिर रिव्यू कर रहा है, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे पहली बात सही है, दूसरी बात यहाँ पे गलत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इन्होंने प्रति तिमाही नहीं बल्कि प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर जारी की जाती है, ठीक है। ये जो वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट है, जीएसडीआर बोलते हैं, जीएसडीआर यहाँ पे लिखा ना, जीएसडीआर। तो यहाँ पे ये जो तिमाही लिख दिया, ये गलत लिख दिया। चलिए यहाँ पे देखिए 134 पुराना क्वेश्चन है, इसको हटाइए। ये देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, तो यह किस प्रकार का विकास कहलाएगा। ये आपने अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्या परिभाषा पढ़ी है, मतलब क्वेश्चन रिपीट कर दिया, एक ही पेपर में क्वेश्चन ही रिपीट कर दिया, बढ़िया है। 136 पीएम गति शक्ति योजना, अच्छा क्वेश्चन है, बट अब पुराना हो गया है, और हम लोग अभी बजट में, अभी पिछले बार के बजट में पीएम गति शक्ति का एक अलग से ही पिलर था, अगर आप लोगों को याद हो तो। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ ये 2021 को किया गया था, ठीक है, 2021 को, ना कि 2022 को। पहली बात गलत है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन एनईपी में 7 इंजन सड़क है, रेल है, एयरपोर्ट है, बंदरगाह है, ये बिल्कुल मार करके चलना है। 7 इंजन पूछा जा सकता है गति शक्ति योजना के तहत, ठीक। सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह, संचार साधन, वाटरवेज, लॉजिस्टिक अवसंरचना, ये है 7 पिलर्स, 7 इंजन्स एनईपी के संबंधित परियोजनाओं पीएम गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे सही है। 137 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी, अब देखो यहाँ पे गति शक्ति में 7 आपने इंजन देखे ना, एक और जोड़ देगा, एक एक इंजन और जोड़ देगा स्पेस से रिलेटेड, उसको हटा देना। 137 है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है। फार्मिंग है, सर्विस है, ट्रांसपोर्टेशन है, वॉलंटरी सोशल सर्विस है, सोचिए थोड़ा। स्वैच्छिक समाज सेवा जो है ना, ये आर्थिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है। चलिए, संघीय बजट 23-24 नहीं पढ़ना है। भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। 2070 तक, ठीक है। 2070 तक तो बहुत सारे टारगेट है भारत के, कुछ याद आ रहा हो तो बताइए। नेट जीरो का टारगेट क्या है, नेट जीरो कार्बन इमिशन, कुछ याद आ रहा, याद आ रहा होगा वो। नेट जीरो कार्बन इमिशन टारगेट है 2070। नेट जीरो का मतलब ऐसा नहीं है कि कार्बन निकलेगा ही नहीं कहीं से, है ना, इसका मतलब मैंने समझाया था आपको। फिर से ये करंट का क्वेश्चन 2023 नहीं पढ़ेंगे हम लोग, इकोनॉमिक सर्वे 2023 नहीं पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से निर्धनता के प्रकार है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी लिखा है, रिलेटिव पॉवर्टी लिखा है, सब्जेक्टिव भी लिखा है, फंक्शनल भी लिखा है। कितने प्रकार की निर्धनता पढ़ते हो, एब्सोल्यूट भी पढ़े हो, रिलेटिव भी पढ़े हो, और सब्जेक्टिव भी पढ़े हो, फंक्शनल पॉवर्टी पढ़े हो। डी ऑप्शन यहाँ पे निकाल दीजिए, 1 2 3 हो जाएगा। 143 देखें, योजना और वर्ष, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना 2014, ठीक है। रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2017, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, देखो ठीक है, कठिन है क्वेश्चन, लेकिन जो बहुत ज्यादा न्यूज में है और ये जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है स्कीम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, ये 2016 में लॉन्च की गई थी, 2016 में। तो यही गलत हो जाता है, ठीक है, उत्तर यही हो जाएगा, गलत पूछा था। सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 की है। उत्तर प्रदेश से संबंधित क्या है ये, अनूठी उपहार योजना, मातृशक्ति उद्यमिता योजना, कौशल्या मातृत्व योजना, स्त्री निधि योजना। ये जो स्कीम्स के क्वेश्चन आते हैं ना, तो इनको, ठीक है क्वेश्चन कठिन रहते हैं, लेकिन कठिन इसलिए लगते हैं ना कि हम लोग ज्यादा जोर नहीं देते हैं योजनाओं पर। एग्जाम से पहले आपको बस यूनियन की योजनाएं देख लेना एक बार, और यूपी का एग्जाम दे रहा हो तो यूपी की देख लेना है। तो मुझे लगता है
4 से 5 घंटे में ये एक टॉपिक कवर हो जाता है और आपको 4-5 घंटों में 4-5 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। तो ऐसा कर लिया कीजिए। चलिए, यहाँ पे क्या है, ये मिलाना है उत्तर प्रदेश से संबंधित यहाँ पे कौन कौन सी स्कीम है। अब कुछ स्कीम कहीं और की होंगी, है ना। अनूठी उपहार योजना, ये तो उत्तर प्रदेश की है, 2021 में लॉन्च की गई थी। मातृ शक्ति उद्यमिता योजना, ये हरियाणा की योजना है। देखो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पकड़ते हैं। कौशल्या मातृत्व योजना, ये छत्तीसगढ़ की है, ये छत्तीसगढ़ की स्कीम है। स्त्री निधि योजना, स्त्री निधि योजना, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की है। ठीक है, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा, केवल एक सही है जो यूपी से रिलेट हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है और यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। बताइए फटाफट, मार्क कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा एक्सप्रेस वे, केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं था, ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, गंगा एक्सप्रेस वे। 146, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, एक किसकी किताब है, बिमल जालान साहब की, गवर्नर रहे हैं एक समय। निम्न में से कौन सा विश्व वेटलैंड दिवस, बहुत आसान है, 2 फरवरी पढ़ते हो, 1971 पढ़ते हो, रामसर साइट्स पढ़ते हो। टोटल रामसर साइट्स बताइए कितनी है, टोटल रामसर साइट्स एज ऑन अगस्त 2025 कितनी हो चुकी हैं, कमेंट करके बताइए। 91, ये क्या सही है, इसको वेरीफाई करके बताइएगा। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट कौन ये जारी करता है, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। लेबर, लेबर दिख रहा है कहीं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा इसको जारी किया जाता है। 149, मिड डे मील, जिसका नाम अब बदल गया। अच्छा, क्वेश्चन भाई ये पीएम पोषण योजना हो गया, इसका नया नाम पीएम पोषण योजना। ये नाम कब बदला, 2021 में। ठीक है, और मिड डे मील कब की है, ये तो 1995 की है ना। चलिए, ये क्या है, ये बजट पुराना क्वेश्चन है, इसको नहीं पढ़ना है। ठीक है भैया, तो ये हम लोगों ने कर लिया 2023 का पेपर। इसको बढ़िया से रिवाइज कीजिए, इस पूरी प्लेलिस्ट को अच्छे से रिवाइज कर लेना। 2024 से मैं प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ, 2024 से लेके 2014 तक के प्रीवियस पेपर मिल जाएंगे आपको इसी तरीके से। ठीक है, तो 10 साल ये अपने आप में बहुत बड़ा समय है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारी चीजें आप लोग सीख जाओगे। अगर मुझे समय मिला, अगर मुझे समय मिला तो जब पीसीएस मेंस जो है वो जब ऑब्जेक्टिव होता था, है ना, 2017 तक, तो यहाँ पे 2012 से लेके 2017 तक पीसीएस मेंस वाले भी क्वेश्चन कर लेंगे, जीएस वाले। ठीक है, अगर समय मिला तो, मैं मतलब ऐसे नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि समय का बड़ा इशू रहता है। मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। इसके बाद फिर सीसेट करेंगे, सीसेट करा देंगे 4-5 टेस्ट, हो जाएगा बढ़िया से रिवीजन आप लोगों का। मिलते हैं फिर, ठीक है, 2022 के पेपर में मिलेंगे, वीडियो नंबर 3 में, सॉरी 2022 वीडियो नंबर 3 में। थैंक यू।